मेथड ऑफ प्रिपरेशन को वापस एक बारी समेट लेते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक बात मुझे बताओ, कौन कौन सा मेथड मैंने बताया, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एक बारी पूरा रिवाइज कर लें। चलिए, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव है ना। अब एक बात मुझे बताओ, सवाल नंबर एक एक सवाल मैं पूछता जाऊंगा, जवाब बताना है, पेन कॉपी एकदम से बंद कर दीजिए आप लोग, ठीक है। सुनिए, क्वेश्चन क्या है, कॉपर को कार्बन को लिया और किसके साथ ट्रीट किया, CuO, किसके साथ ट्रीट किया, CuO, क्या बन जाएगा बोलो जल्दी, CO2 बन जाएगा। कलरलेस है या कलर है इसके अंदर, ऑर्डरलेस है या ऑर्डर है, तो इसकी पहचान कैसे अब करेंगे, तो अपन क्या लेंगे, CaOH का होल ट्वाइस, क्या बन जाएगा बताना जरा, CaCO3 किस कलर का पीपीटी, व्हाइट, किस कलर का, व्हाइट। ये बात क्लियर है। पहला सवाल तो ये हमसे बना लेगा सर, यही सवाल हार्डली हमसे पूछा जा सकता है। अच्छा, मुझे अगर मान लो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए फॉर्मूला बोलो, क्या मैंने बोला, 12/44 इंटू M/W इंटू 100। इज इट क्लियर, ये हो गया। अच्छा चलो दूसरा सवाल, अब दूसरा सवाल कनेक्ट करते हैं। दूसरा सवाल ये है मेरे भाई, हाइड्रोजन को लिया और किसके साथ ट्रीट किया, CuO, बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, H2O, H2O को लेके किसके साथ ट्रीट करते हो, CuSO4, किस कलर का होता है, व्हाइट, लेकिन जैसे ही ट्रीट करोगे क्या बनेगा, CuSO4.5H2O, कितनों ने H बॉन्डिंग शो की, एक वाटर मॉलिक्यूल जो रहता है वो क्या शो करता है, H बॉन्ड, किस कलर का हो जाता है, डीप ब्लू, किस कलर का हो जाता है। अच्छा, हमको दे दिया परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए, मैं क्या करूंगा बोलो जल्दी, 2/18 इंटू M/W इंटू 100। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है। तो दूसरा सवाल ये हो गया, दोनों के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है दोस्त, बताओ जरा, कौन सा मेथड यूज किया जाता है, लिबिक, कौन सा मेथड यूज किया जाता है, लिबिक, समझ रहे हो, लिबिक मेथड, बस खत्म। यहां तक की अगर हम बात करते हैं, दूसरी बात अगर हम आगे आ जाते हैं, इसके बाद हमने कहा टेस्ट ऑफ किसके लिए, सल्फर, किसके लिए, सल्फर, सल्फर के लिए मैंने क्या बोला था, S-2 ले ले, हाँ या ना, S-2, S-2 को किसके साथ दे सकता है, किसके साथ, पीबी लेड एसिटेट, समझ रहे हो, Pb+2, पीपीटी का कलर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ब्लैक पीपीटी, क्या आ जाएगा, ब्लैक। अच्छा, इसके बाद से अगला सवाल दे सकता है, सल्फाइड आयन को ले ले, किसके साथ ट्रीट करे, FeCN का होल 5, यहां पे क्या ले लिया, NO, और यहां पे क्या बन गया, -2, तो यहां पे क्या बन जाता है, FeCN का होल 5, ये क्या बन जाता है, NOS, एक सल्फर आ गया तो पहले से -2 था, अब कितना हो जाएगा, -4, क्या हो जाएगा, -4, और इस -4 की जगह बैलेंस करने के लिए कौन जुड़ता है, सोडियम, किस कलर की पीपीटी होती है, पर्पल या वॉयलेट, किस कलर की, पर्पल और वॉयलेट। सॉल्ट एनालिसिस किस कलर का कहता है, पर्पल या वॉयलेट, ऑर्गेनिक क्या कहता है, वॉयलेट, ठीक है। और यहाँ पे ये पीबीएस किस कलर की पीपीटी, ब्लैक, क्या ये बात क्लियर है, NIS दे दे ब्लैक, CUS दे दे ब्लैक, CDS दे दे येलो, CDS का पीपीटी किस कलर का होता है, येलो, किस कलर का होता है, येलो, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अच्छा, एक बात तो सल्फाइड के बाद अब अगला किसके ऊपर अपन आ जाएंगे, किसके ऊपर आ जाएंगे, Fe+3, किसके ऊपर आ जाएंगे, Fe+3, बताओ SCN माइनस के साथ क्या बनेगा, FeSCN, फिर से कहो ना, ब्लड रेड है, किस कलर का आएगा, रेड। अगर मैं तुमसे बात करूं कि यहां पे लेट सपोज अगले ने अपने को क्या दे दिया, Fe दे दिया, CN का होल 6 दे दिया, अब बताओ यहां पे किस कलर का, प्रशियन ब्लू, कौन से कलर का, प्रशियन ब्लू। तो ये दूसरा सवाल आपका बन सकता है, ठीक है। तो ये Fe के बारे में हो गया। अगला सवाल एक और दे दिया, मान लो क्या दे दिया कि NaSCN प्लस हमने क्या ले लिया, Na ले लिया, क्या ले लिया, NaSCN प्लस क्या ले लिया, Na। अब यहां पे बताओ क्या बनेगा, तो यहां पे NaCN प्लस Na2S, क्लियर है। अगले ने सवाल अपने को दे दिया कि C+N ले लिया, अब बताओ क्या बनेगा, NaCN। अगले ने सवाल क्या दे दिया, सिर्फ सल्फर ले लिया, अब बताओ क्या बनेगा, Na2S। अगले ने सवाल अपने को क्या दे दिया, X, तो यहां पे क्या बनेगा, NaX। अब इस NaX के साथ अपने को क्या दे दिया उसने, AgNO3, क्या दे दिया बोलो जल्दी, AgNO3। अगर AgNO3 दे दिया तो यहां पे ये बॉन्ड टूटेगा, तो एक बात तो Ag+NO3-, एक बात तो यहां पे क्या बनेगा, AgX। अगर मान लो X की जगह Cl है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, व्हाइट पीपीटी, किससे पता चलेगा, व्हाइट पीपीटी, सॉल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, सॉल्यूबल। लेकिन अगर यहां पे येलो पीपीटी आ गया, इसका मतलब क्या हो सकता है, AgBr, और क्या हो सकता है, AgI, AgBr भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, AgI। लेकिन Br और I है, ये बात कैसे पहचानोगे, इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल कौन होगा,
आई, और स्प्रिंगली सॉल्यूबल कौन होगा? क्या ये बात समझ में आई? अगर यहाँ पे येलो आए और बोले क्या स्प्रिंगली सॉल्यूबल इन NH4OH, तब आंसर क्या चला जाएगा? AgBr। अगर मान लो वो इनसॉल्यूबल दे देता है, इसका मतलब क्या है? क्या है बोलो जल्दी? AgI। पीपीटी का कलर कैसा है? येलो। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, ये सवाल बन जाता है तुम्हारा टेस्ट ऑफ हेलोजन। अच्छा एक बात मुझे बताओ, तुम सोच के बताओ कि सल्फर के लिए, हेलोजन के लिए, फास्फोरस के लिए कौन सा मेथड यूज करते हो? कैरियस। कौन सा मेथड? कैरियस। कौन सा मेथड यूज करते हो? कैरियस। अच्छा एक और बात मुझे बताओ, नाइट्रोजन के लिए कितने मेथड काम में लेते हैं? 2। पहले का नाम कौन सा है? ड्यूमास। दूसरे का मेथड, एक जगह NH3 दूसरी जगह N2, एक जगह NH3 दूसरी जगह N2। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, चलो अब यहां तक की बात हो गई। अब यहां तक की बात होने के बाद से ये सारी बातें चलो ये समाप्त हो गई। हमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एक साथ हमने निपटा लिया। बेरियम सल्फेट में दे देगा 32/233 इंटू M/W इंटू 100। अरे हाँ ना बोलो भाई। फास्फोरस के लिए भी आपको बता दिया था मैंने। ये सारी बात हो गई क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की, इसको किनारे करते हैं। आ जाते हैं प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन किसका किसका करते हो? सॉलिड, लिक्विड। सॉलिड सब्सटेंस का प्योरिफिकेशन या फिर किसका? लिक्विड सब्सटेंस का। सॉलिड सब्सटेंस का प्योरिफिकेशन के कितने मेथड हैं? 3। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? पहला है फिल्टरेशन। दूसरा कौन सा है? तीसरा? अच्छा एक बात तो, फिल्टरेशन का एग्जांपल कहां दिया गया है? K2Cr2O7 का प्रिपरेशन। समझ रहे हो मेरी बात को? Fe2O3 को और Na2CrO4 को जब अलग करते हो तुम, किसके जरिए अलग करते हो? फिल्टरेशन। तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं लिखा गया है, इनऑर्गेनिक में एक जगह दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में भी है। खैर उस पे नहीं जाते हैं, हम आते हैं इस पे सब्लिमेशन पे। कैम्फर वाला कहीं पे भी एग्जांपल आ गया तुरंत क्या समझ? सब्लिमेशन। अच्छा एक बात तो, सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड गैस में बदलेगा विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। ठीक है, उसके बाद से तीसरा मेथड कौन सा था? क्रिस्टलाइजेशन। क्या यूज करते हो? एक्टिवेटेड चारकोल। क्या यूज करते हो? एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, ये हो गया कौन कौन सा आपका? सब्लिमेशन, फिल्टरेशन, क्रिस्टलाइजेशन। अब इसके बाद से कौन सा आ जाते हैं? लिक्विड के लिए। लिक्विड के लिए क्या क्या होता है? डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, और लास्ट क्या होता है? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। समझ रहे हो? लेयर टेस्ट किसका एग्जांपल है? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। कलरेशन कहां आएगी? ऑर्गेनिक या एक्वस लेयर में? Br2 रहेगा तो कैसी कलर आएंगे? रेडिश ब्राउन। और I2 रहेगा तो? चलो ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अच्छा एक बात मुझे बताओ, इसके बाद से डिस्टिलेशन कितने प्रकार का होता है? 4। सवाल यहां पे ज्यादा पूछा जाता है। 4 प्रकार का होता है। पहला कौन सा? सिंपल। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल में क्या यूज करोगे? ग्लास बीड या कॉलम। बस इतना। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा है? और उसके बाद चौथे नंबर पे सोपलाई, मतलब स्पेंट इन सोपलाई। किसका एग्जांपल? अडानी अंबानी। क्लोरोफॉर्म एनिलीन, एनिलीन वाटर। खत्म। समझ रहा हूं मेरी बात को? ये खत्म हो गया पूरा का पूरा अपना डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये सारी सारी चीजें। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा एक बात मुझे बताओ, उसमें स्पेशल पेपर, स्पेशल क्वालिटी का पेपर यूज किया जाए? ऑन कराओ ना बे, गर्मी नहीं लग रही है तुम लोग? जाओ बोल के आओ भाई कि एसी ऑन कराएं, वन शॉट हो ले। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब चलो, अब चलते हैं जीओसी। कितने लोगों को जीओसी आती है? कितने लोगों को जीओसी आती है? सर प्लस आई का ऑर्डर आता है बेटा, आज तक पूछा ही नहीं गया। एक बार पूछा गया है बे 2017 में। प्लस आई माइनस आई, प्लस एम माइनस एम। ठीक है, अब सुनो जरा गौर से, जीओसी में क्या क्या याद रखना होता है। कि सुनो पहला पॉइंट सुनो, पहला पॉइंट सुनो। देखो बेटा, देखो देखो देखो, इधर देखो सर, यही 5 पॉइंट पूछे जाएंगे। कौन से 5 पॉइंट? यही 5 पॉइंट पूछे जाएंगे। कौन से 5 पॉइंट? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एक बात बताओ, सिंपल सी एक बात बताओ, बहुत बहुत नॉर्मल, बहुत लॉजिकल, एक ही पेज में सारा सब कुछ खत्म होगा, ढंग से सुनना पहले। कार्बन है, ए है, मैंने कहा ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो क्या होगा? इन दोनों ने मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन लगा के बॉन्ड बनाया। जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे तो सबसे पहले क्या होगा? वाइब्रेशन। ठीक है, फिर क्या होगा? कोलिजन। कुछ प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर सिमेट्री से होगा, कुछ इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर सिमेट्री के साथ होगा। टकराएगा निकलेगा, टकराएगा निकलेगा, हाँ है ना? तो कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद क्या होगा?
ब्रेकिंग होगी। ब्रेकिंग कितने तरह की, होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक, नहीं याद रखना है, पूछा ही नहीं जाता है। बस ये याद रखो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमो मतलब एक जैसा, हेट्रो मतलब अलग अलग। होमो मतलब एक जैसा, मतलब अगर होमो हुआ तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग, ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग। एक बात तो, कार्बन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाया, लेट सपोज 3, कितना इलेक्ट्रॉन है 6, और एक कटोरे में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 1, तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 7। कटोरा पूरा करने के लिए कितना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। डेफिशिएंट है तो भीख मांगने वाला इसको स्टेबलाइज करेगा या भीख देने वाला, तो ये भीख मांगेगा या भीख देगा। इलेक्ट्रोफाइल, जो कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बॉन्ड बनाता है केमिस्ट्री की दुनिया में, उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। जो स्पीसीज केमिस्ट्री की दुनिया में इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बॉन्ड बनाती है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जो बॉन्ड बना रहा है सब इलेक्ट्रोफाइल है। हर वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बॉन्ड बनाती है दुनिया इलेक्ट्रोफाइल कहती है, हर वो जो देकर बॉन्ड बनाती है न्यूक्लियोफाइल। सर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, कुछ नहीं। जो कोई भी इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड बनाता हुआ नजर आए सब इलेक्ट्रोफाइल है। सर कैसे पहचानेंगे, H+ को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या नहीं है, R+ को जरूरत है या नहीं जरूरत है, CH3+ को जरूरत है या नहीं जरूरत है, CH3 CH2+ को जरूरत है या नहीं जरूरत है। अरे हाँ ना बोलो भाई। हर वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बॉन्ड बनाए उसे दुनिया क्या कहती है, इलेक्ट्रोफाइल। हर वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर बॉन्ड बनाए दुनिया क्या कहती है, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बॉन्ड बनाते हैं, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर देकर बॉन्ड बनाते हैं, बस इतना अंतर होता है। अब सिंपल बात समझो, कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल में बना रहा हूं, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। कटोरे में, बाहर वाले कटोरे में जैसे ही बॉन्ड तोड़ोगे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1। इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या इलेक्ट्रॉन देगा, ये मुझे बताओ। जरूरत है, जरूरत है। जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके नाम के आगे क्या आएगा, प्लस। जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके नाम के आगे क्या आएगा, प्लस। क्या आएगा, प्लस। क्या आएगा, प्लस। क्या आएगा, प्लस। मान लो ये इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दूं मैं, तो इसका कटोरा पूर्णतः खाली हो गया, बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या नहीं है, तो कौन इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस वाला या माइनस वाला, प्लस वाला। जो नहीं, यही गलती करोगे। प्लस आई क्यों आई, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से आई, ये लाइन रट लो। प्लस आई क्यों आई, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, वरना तुम कंफ्यूज होगे। तुम कहोगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m। सर माइनस है ना, देखो इलेक्ट्रॉन देगा। अबे गधा, वो -m तब बना जब उसने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया। प्लस आई क्यों आई, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से। यानी प्लस वाले को प्लस वाला स्टेबल करता है, माइनस वाले को माइनस वाला। प्लस वाले को कौन स्टेबल करता है, प्लस वाला। अब 3 इफेक्ट होते हैं टोटल, कौन कौन से, एक होता है कौन सा, प्लस आई, एक कौन सा होता है प्लस H, एक कौन सा होता है प्लस M। तो कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस H प्लस M। जो इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसे ही बताओ, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जरूरत है, तो इसको भी कौन स्टेबलाइज करेगा, प्लस आई प्लस H प्लस M। ठीक है, हाँ या ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो कौन जुड़ेगा जो इसको डिस्टेबलाइज करेगा, सर जो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और खींचेगा कौन बोलो जल्दी, तो माइनस वाला। माइनस आई क्यों आई, इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से आई। माइनस H आया क्यों आया, इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से। माइनस M आया क्यों आया, इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से। तो माइनस आई माइनस H माइनस M। कार्बोकेटाइन माइनस आई हो गया, फिर क्या हो गया माइनस H, फिर क्या हो गया माइनस M। लेकिन कार्बोएनाइन में क्या हो जाएगा, बोलना जरा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर। कैसे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस H माइनस M। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, प्लस आई प्लस H प्लस M। इनवर्सली, सॉरी, ये 3 बातें होती हैं। ये खूब सवाल आप लोग करके आए होते हो पूरे ऑर्गेनिक में, ये इससे ज्यादा, लेकिन इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पता होता है। लोकलाइज साइट इज बेस्ट फॉर प्रोटोनेशन, चौथी बात ये है, क्या बात है, लोकलाइज साइट इज बेस्ट फॉर प्रोटोनेशन। लोकलाइज साइट इज बेस्ट फॉर प्रोटोनेशन, चौथी बात ये है। उस पे आएगा, अमीन पे, अमीन पे सवाल बनाएगा। चौथी बात आपको ये याद रखनी है, लोकलाइज साइट इज बेस्ट फॉर प्रोटोनेशन। लोकलाइज साइट इज बेस्ट फॉर प्रोटोनेशन। ये किसके लिए बेस्ट होती है, प्रोटोनेशन। अब जैसे कि आपको बहुत सारे सवाल मैं आपको कराता हूं। पहली चीज, बेसिक स्ट्रेंथ का सवाल दिया जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का इसके ऊपर सवाल दिया जाएगा। कैसा सवाल दिया जाएगा कि भाई मेरे, मैं ले लेता हूं, ये लो नाइट्रोजन, पाइरिडीन, और मैंने क्या ले लिया, यहां पे एनिलीन ले लिया। क्या ले लिया, एनिलीन। बोलेगा दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है। अब सिंपल सी बात सुनो, एसिड का काम है दुनिया में H+ देना, एसिड का काम है दुनिया में। छठवीं बात क्या हो गई तुम्हारी, पांचवी बात, एसिड का काम है दुनिया में, एसिड का काम दुनिया में, बोलो जल्दी, एसिड का काम है दुनिया में। वैसे इंडक्टिव वगैरह मैं करवा के नहीं करवाने जा रहा, ढंग से सुनते रहना, और मुझे पता है तुम्हारी औकात कितनी है, आई नो, समझ जाओ, बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा, 11 साल मैंने जिया है, तो एक बात मैं जानता हूं तुम्हारा लेवल कितना है, इसलिए प्लीज मान लेना मेरी बात। ना तो ऐसे GOC का रिवीजन किसी ने कराया होगा, जाके यहां से लेकर इंटरनेट तक चेक कर लेना, तुम्हारे हाथ में खुला।
इट इज माई गारंटी टू यू। इसीलिए मैं कह रहा हूं ढंग से सुनना, ठीक है? क्योंकि दो सवाल फेंक के मैं, मतलब जिसको घमंड हो ना लिटरली कि हमको जियो सिम बड़ा घमंड है, तुम्हारा पढ़ा हुआ सवाल तुम्हारी आंखों के सामने तुमसे गलत करवा दूंगा। इस बात का घमंड हमको अपने आप पे, समझ रहे हो? तो इसलिए ढंग से सुनिएगा, क्योंकि नॉर्मल की तरह नहीं बता रहा हूं। ये सब बातें नॉर्मल होती हैं, ये सबको पता होती हैं बेटा, लेकिन इसके बाद वाली बातें जो बताने जाऊंगा वो छोटी छोटी बातें होंगी, गिन के रखोगे तुम्हारे कटोरे में बहुत सारा की बातें, मतलब 12th की तो ऐसे रिएक्शन में साफ हो जाएगी अभी खट से, इतना तुम्हारा फायदा होगा। और नहीं तो फिर ट्रेडिशनल तरीके से पहले मैं इंडक्टिव पढ़ूंगा, प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है, ये सब मैं रटूंगा। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन जाऊंगा, मैं कहूंगा छोटे वाले के लिए छोटा वाला आंसर, बड़े वाले के लिए बड़ा वाला आंसर। एक जगह मैं 213 बोलूंगा, एक जगह मैं 231 बोलूंगा। बोलना जरूरी है, लेकिन क्या सबको बोलना जरूरी है? सबको बोलते बोलते जीओसीए भूल जाओगे तुम। मैं हीट ऑफ कंबस्टन पढ़ूंगा, मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ूंगा, लेकिन सवाल आज तक तो पूछा ही नहीं गया। तो समझना पड़ेगा, कुछ बातें बस पकड़ लो, उसके बाद जीओसी आसान हो जाती है। कुछ बातें नहीं समझोगे, फैलते रहोगे। अभी जैसे एक सवाल दूं मैं तुमसे, बोलूं एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। सब बोलेगा आई माइनस, देन उसके बाद बी आर माइनस, गलत बोलने जा रही थी इसलिए रोक दिया पहले ही, आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस एफ माइनस। मैं बोलूं एफ प्लस सी एल प्लस एफ बी आर प्लस और आई प्लस, अब बताओ ऑर्डर। माइनस में भी स्टेबल है, प्लस में भी स्टेबल है, क्यों? क्यों होता है? कहां होता है? कहां होता है? ऑक्सीजन प्लस दे दे, सल्फर प्लस दे दे। अब हाय, ये तो नहीं सुने हैं सर। ऑक्सीजन माइनस सल्फर माइनस, हाय भैया चेक करना पड़ता है, समझो। इसीलिए मैं कह रहा हूं तुमको जितना पता है तुम्हारी औकात हमको पता है, ठीक है? इसलिए अब इसके बाद सुनो, कोई बात बताई जा रही है तो समझो भाई, तुझे बहुत तजुर्बा है इस सब्जेक्ट का, बहुत एक्सट्रीम ज्यादा है, घमंड है इतना ज्यादा है, समझ रहे हो? इसका मतलब कुछ अच्छी बात बता के जाऊंगा, नहीं तो उठ के चले जाओ वरना बर्बाद हो जाएगा टाइम। इसलिए अब एकदम शांति से सुनते जाना। ये 10 पॉइंट ज्यादा नहीं दूंगा, 10 पॉइंट दूंगा, 10 पॉइंट में फिर तुम खेलते रहना अपना जीओसी। मैं ही नहीं पढ़ाने जा रहा कि बेटा ये सवाल करके लो, ये सवाल करके लो, नहीं, वो सब तुम अपना करते रहो। कहां कहां होता है की पॉइंट बस जान लो, की पॉइंट समझ में आना चाहिए। जैसे सवाल दिया कि लोकलाइज साइट इज बेस्ट फॉर प्रोटोनेशन, इसका मतलब क्या है? एसिड का काम है दुनिया में H प्लस देना, एसिड का काम है दुनिया में, एसिड का काम है दुनिया में H प्लस देना, एसिड का काम H प्लस देना। कौन से एसिड का काम है? अरेनियस एसिड का काम है या ब्रोंस्टेड एसिड का काम है? अरेनियस एसिड को डिफाइन करने के लिए 3 कंसेप्ट हैं। कितने कंसेप्ट हैं? 3। आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लीजिएगा। पहला, लोग कह रहे हैं हमने 2 ही पढ़ा, 3 होता है बेटा। पहला कौन सा होता है? अरेनियस, हम H प्लस देंगे एसिड, हम OH माइनस देंगे बेस। लेने और देने के लिए हमें कुछ क्या चाहिए? मीडियम, यानी जल के अंदर। ब्रोंस्टेड लॉरी आते हैं, कहते हैं ससुरा जिसको देने का मन होगा और जिसको लेने का मन होगा वो कहां फ्लेवर की चिंता करेगा, पानी कहां जरूरी है? एसिड H प्लस देगा, दूसरा H प्लस लेगा, तो जो H प्लस लेता है उसे क्या कहते हैं? बेस। कौन कह के मरा था ऐसा? ब्रोंस्टेड। तो एक बात तो, यहां H प्लस का अटैक कराओगे तो ये भी बेस होगा, ये भी H प्लस का अटैक कराओगे ये भी बेस होगा। अब लोकलाइज साइट इज बेस्ट फॉर प्रोटोनेशन, कहने का मतलब क्या है? दोनों में तगड़ा बेस कौन है बताओ जरा, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला देखो। अब लोकलाइज का मतलब होता है फिक्स, लोकलाइज का मतलब फिक्स, फिक्स का मतलब जो मूव ना कर सके, और जो मूव नहीं कर सकता है मतलब वो H प्लस को ज्यादा बुलावा देगा, मेरी जान इधर आओ हम फिक्स बैठे हुए हैं, अरे आना बोलो भाई। और दूसरा वाला क्या बोलेगा कि देखो मेरे पास क्या है, मैं मूव कर सकता हूं, मैं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता हूं, यानी मैं क्या हूं? डीलोकलाइज। इसीलिए कहा जाता है रेजो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। अमीन का सवाल आएगा रेजो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, बस ये वाला पॉइंट वहीं लगता है। और अमीने पे पूछेगा सवाल हमसे, तो रेजो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, ये रेजो में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और ये रेजो में पार्टिसिपेट कर रहा है। रेजो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी का मतलब क्या हो गया? लेकिन ये बात समझी नहीं आती है, रेजो लगाना कहां है सर? अबे लोकलाइज डीलोकलाइज पेयर जहां पे हो। तो याद रखना रेजो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। कभी भी बेसिसिटी चेक करनी है तुम 10 फॉर्मूले मत रखो, तुम तो मेरा ये एक फॉर्मूला रखो, तुम्हारा सवाल सही होगा, क्योंकि बेसिसिटी ऑफ अमीन ही पूछेगा, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही पूछेगा। तो तुम मत याद रखो लोकलाइज डीलोकलाइज, तुम तो ये याद रखो रेजोनेंस में मूव कर सकता है, हाँ कर सकता है, नहीं। लोकलाइज साइड डीलोकलाइज, लोकलाइज मतलब फिक्स, डीलोकलाइज मतलब मूव करने वाला। एसिड का काम है दुनिया में H प्लस देना, कौन सा एसिड? अरेनियस। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? ब्रोंस्टेड एसिड ने क्या बोला? H प्लस देना, लेकिन फ्लेवर नहीं। दूसरा आता है लुइस एसिड, लुइस एसिड का काम है दुनिया में केटायन जनरेट करना, क्या जनरेट करना? केटायन।
दुनिया में लुईस एसिड का काम क्या है? केटायन जनरेट करना। खत्म। ये लाइन के बाद अब आपका ईएसआर पूरा सॉल्व कर जाइए। आपको ईएसआर के तौर पे दिखाता हूं, सुनिए। यहाँ पे पांचवें के बाद ये छठा पॉइंट आपके लुईस एसिड। किसकी बात करते हैं? लुईस एसिड। काम आता है भाई, कहां कहां काम आता है ये भी बताता हूं पूरी ऑर्गेनिक में। लुईस एसिड का काम है दुनिया में केटायन जनरेट करना। लुईस एसिड का काम है दुनिया में केटायन जनरेट करना। क्या जनरेट करना? बोलो जल्दी। दुनिया में केटायन जनरेट करना। क्या जनरेट करना? केटायन। ये देखो छठा पॉइंट। आओ इसके ऊपर बहुत सारी रिएक्शन जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे बात करता हूं, जहां कहीं भी देखो AlCl3 लिखा गया है। क्या लिखा गया है? AlCl3। नाम क्या आगे क्या हो जाएगा? एनहाइड्रस। कहता है सूखे में बात कर, सूखे में। मुख्यमंत्री आवास से होके गुजरता है ये। समझ रहे हो मेरी बात को? सूखे में एनहाइड्रस ZnCl2। मेरे भाई एनहाइड्रस FeCl3, लेकिन देगा ही नहीं। देगा ही दो, या तो AlCl3 देगा या ZnCl2 देगा। आप एक काम करिए, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स छोड़िए, हाइड्रोकार्बन से चैप्टर खोलिए और लास्ट में रिएक्शन देखना चालू कीजिए। हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स, अल्कोहल फिनॉल ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड कीटोन और अमीन्स, यहां तक चले जाइए। लास्ट के हर चैप्टर में ESR दिया गया है। क्या दिया जाता है उसके अंदर? कुछ नहीं दिया जाता है। एनहाइड्रस AlCl3 दिया गया है, साथ में दिया गया होगा Cl2, साथ में दिया गया होगा Br2। AlCl3 जाएगा, Cl को खा जाएगा, क्या बन जाएगा? Cl+ बन जाएगा। अरे क्या बन जाएगा? Cl+। लुईस एसिड का काम है दुनिया में केटायन जनरेट करना। जो बच्चा मेरी बात मान के रखेगा उसका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ZnCl2 + HCl ल्यूकास रिएजेंट की बात सब लोगों को याद आ रही है क्या? अरे अल्कोहल के टेस्ट में यूज किया जाता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री टर्बिडिटी आती है। एक जगह इमीडिएट, एक जगह 5 मिनट बाद, एक जगह 30 मिनट बाद। अरे हाँ ना बोलो। एक कंटेनर में क्या डाल के छोड़ दिया जाता है? ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 बोले तो लुईस एसिड। लुईस एसिड का काम है दुनिया में ZnCl2 जाएगा, Cl को खा जाएगा, H+ बन जाएगा। यही दो एग्जांपल अपने लिए दिए गए। तीसरा एग्जांपल क्या दिया गया है सर? CH3Cl दिया गया। क्या दिया गया? CH3Cl। AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3 जाएगा, Cl को खा जाएगा, CH3+ बन जाएगा। अपने को इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना था, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। हर रिएक्शन के अंदर जहां कहीं भी RX दिख जाए, लुईस एसिड का काम है दुनिया में केटायन जनरेट करना। लुईस एसिड जाएगा, केटायन जनरेट करेगा, केटायन जनरेट करना। लो स्वागत नहीं करोगे हमारा? जैसे कि IIT JEE एडवांस के अंदर बहुत प्यारा सवाल पूछा गया। सवाल क्या पूछा गया? विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल। इधर मैं नहीं लिखता हूं, इधर मैं सब एक्सप्लेन करूंगा सर पॉइंट। ये क्वेश्चन लिखता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल। आपको ये बात याद रखनी है कि इनमें से कौन सा फिजिबल होगा। पहला 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 उसने क्या दे दिया? ये देखना, Cl, AlCl3 डाल दिया। क्या डाल दिया? AlCl3, है ना? तो उसके बाद से दूसरा सवाल क्या दे दिया? यहां पे क्या आ गया तुम्हारा? AlCl3 या SbCl5 कुछ भी दे दे। तीसरा सवाल ये AlCl3 एनहाइड्रस। अच्छा ये याद रखना, जहां कहीं भी होगा एनहाइड्रस होगा। क्या होगा? एनहाइड्रस। क्या होगा? एनहाइड्रस। ठीक है, एनहाइड्रस होगा। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद से चौथा, ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चौथा एक और ले लो। क्या ले लो यार? बताओ आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, AlCl3 जाएगा, Cl को खा जाएगा। AlCl3 जाएगा, Cl को खा जाएगा। एरोमेटिक दुनिया का सबसे मोस्ट स्टेबल कैटायन, नाम क्या है? ट्रोपोलियम कैटायन। अरे यही है या नहीं है? और जब ट्रोपोलियम याद आता है तो इसको देखते ही क्या चिल्लाओगे? कॉट कॉट। अरे बोलो भाई, इसको देखते ही क्या चिल्लाना है? साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। समझ रहे हो? कौन मर गया था इसके अंदर? श्रीदेवी इसी के अंदर तो मरी थी। समझ रहे हो मेरी बात को? तब शेप देखने में लगेगा 2 4 6 8। तुम बोलोगे रेजोनेंस, 8 इलेक्ट्रॉन। क्या बोलोगे तुरंत? नॉन एरोमेटिक। अरे सर पगला गए आप, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है सर। एग्जामिनर कहेगा उठो घूम जाओ। समझ रहे हो भाई? ये याद रखना, याद रखने वाला। देखो एरोमेटिसिटी सबको आती है, लास्ट में जाके जो फंसते हो वो यहां फंसोगे।
ठीक है, सब नहीं एरोमेटिसिटी में एकदम दिमाग में लेके चलना है कि सब लेके चलने पड़े हैं, नहीं, कुछ चीजें लेके चलनी है। और मैं तुमको सच बताऊं, यही सवाल लेके बस चलना अपने दिमाग में। अब देखो तुम्हारा खटखट आंसर आ जाएगा। देखो ये कैटायन बना, ट्रोपोलियम कैटायन, मोस्ट स्टेबल कैटायन ऑफ एरोमेटिक वर्ल्ड। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं इसके? 7। बस इतनी बात याद रखनी होती है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं? 7। पता चला 10-12 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़े जा रहे हो, पूछता ही नहीं है। पूछेगा तो इसका पूछेगा। आज तक कौन से एग्जाम में पूछा गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 20 गो सवाल हम कर जा रहे हैं किस पे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे। इधर आओ, इधर आओ। AlCl3 जाएगा, Cl को खा जाएगा। अब जैसे ही खाएगा, देखो भाई क्या बना यहाँ पे? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव बना तो एक बात मुझे बताओ, कितने लोगों को आता है ये कि एरोमेटिक है क्या है? ये देखना आता है? अच्छा, कितने लोगों को आता है कि रेजोनेंस वोजोनेंस क्या होता है? हा? हाथ ऊपर करो, बताओ, तब ना बताऊंगा भाई, वरना मैं लेवल से ही पकड़ के चलूंगा। लेवल से पढ़ाने में हमको 1.5 घंटा लगेगा, टोटल 1.5 घंटा में पूरा जीओसी खत्म करा दूंगा मैं। बेटा तुम्हारा भी तो लेवल हो। हम पढ़ा देंगे 1.5 घंटा में। तुमको पता चले रेजोनेंस। एक साल पहले भी बंडा की तरह बैठे हुए थे, अभी भी बंडा की तरह बैठे हुए हो। बताओगे सच्चाई तब भाई। 30 मार्क हाँ तो हो नहीं। कुछ लोग 700 नंबर वाले तो हो नहीं। तुम कोई नहीं है, तुम में से कोई नहीं है। तो औकात यही है कि मतलब नहीं आता है कहीं कहीं, और जो नहीं आता वो बताया जाता है। मान लो किसी किसी को हो सकता है 680 आ रहा हो, तो सर हमको ये टॉपिक आता है। अब कोई 150 नंबर लेके आ रहा है, 250 नंबर, 300 नंबर लेके आ रहा है, बहू का तरह बैठा हुआ है, नहीं हमको आता है। तो बता देना भाई कि मतलब रेजोनेंस वर्ड सुना है तुम लोगों ने? आता है ना? रोक के पूछ लेना, सर ये क्या होता है? अच्छा, ये भी किसको नहीं पता कि रेजोनेंस कहां चलता है? नहीं, इसमें शर्म करने वाली बात नहीं, मैं मान के बैठा हूं तुम बेशर्म हो। नहीं मतलब किसको रेजोनेंस भी नहीं आता है? मतलब हमको थोड़ा सा आइडिया दो कि कहां से ले जाना है। कितना आता है तुम लोगों को, कितना नहीं आता है? क्योंकि कुछ लोगों ने अभी शुरू करने से पहले ही बोल दिया कि वो भी नहीं आता है सर। तो क्या क्या आता क्या? मैं बेइज्जती नहीं करूंगा ऐसे, अगर बता दोगे तो बाद में पूछूंगा, नहीं बता पाए तब ज्यादा बेइज्जत करूंगा। वरना मैं इधर ही एक्सप्लेन करूंगा ना, इंपॉर्टेंट कि बेटा ये पॉइंट बस पढ़ना होता है और इससे ज्यादा नहीं कुछ पढ़ना है, क्योंकि सवाल ही 3 जगह से आएगा। लिख लो कहीं पेपर पे, लिखो अभी, टाइम भी नोट कर लो। आपको जीओसिम सवाल दिया तो 3 ही जगह से, एरोमेटिसिटी से देगा, नहीं तो एसिडिक स्ट्रेंथ से देगा, नहीं तो बेसिक स्ट्रेंथ से देगा। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिसिटी पूरा ढंग से पढ़ के जाना। यही 3 पोर्शन है जहां सवाल बनेगा। और आज तक का इतिहास उठा के देख लेना, यही इतिहास भी रहा है। आज मैं आपको बोल रहा हूं। अरे वही बात है भाई, उसी में आएगा, समझ रहे हो? कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन पे तुमको नहीं पता, वो अलग की बात है ना। H एक एसिड है, A- बनेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। वो तो रिलेटिंग फैक्टर तुमको आना चाहिए ना भाई। तो ये मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपसे कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर कहां कहां किसको किसको कितना आता है, रेजोनेंस वगैरह आता है तुम लोगों को? बेसिक लेवल चला लेते हो ना? ये रेजोनेंस करेगा, पहले ये बताओ क्यों करेगा? डबल सिंगल पॉजिटिव करेगा या नहीं करेगा? अच्छा एक बात बताओ, एक और बात बताओ, ये रेजोनेंस करेगा? ये रेजोनेंस, इधर एक कार्बन मान लेना और इधर एक कार्बन, हाँ अब बताओ ये करेगा? अच्छा ये वाला रेजोनेंस, ये रेजोनेंस और ये रेजोनेंस, बहुत बड़े बड़े लोगों की हालत खराब हो जाती है, करता है। ठीक है, हमारी केमिस्ट्री में 3 तरह के सिस्टम होते हैं, आइसोलेटेड, क्यूमुलेटेड, कॉन्जुगेटेड। केवल आइसोलेटेड को छोड़ दो तो बाकी क्यूमुलेटेड भी करता है, कॉन्जुगेटेड भी करता है, पहली चीज। ठीक है, दोनों सिस्टम करते हैं, एक होता है कॉन्जुगेटेड और एक कौन सा होता है? क्यूमुलेटेड। तो ये दोनों करते हैं। खैर हम आते हैं, इसका बेनिफिट कहां मिलेगा सर हमको? जीआई में मिलेगा। कहां मिलेगा? जीआई में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हो तो जीआई में पढ़ते हो 3 तरह के नॉमेनक्लेचर। कितने तरह के? शीला एंटी पहला, दूसरा इजेड और तीसरा सिस ट्रांस। कौन कौन सा? सिन और एंटी, दूसरा सिस और ट्रांस, और तीसरा ई और जेड। तो मैं आपको बताऊं, सिस और ट्रांस जब पढ़ोगे तो इसका बड़ा काम करोगे। कैसे काम लेंगे सर? मान लो कॉन्टिन्यूअस 2 रिंग आ गई, क्या आ गई? कॉन्टिन्यूअस 2 रिंग आ गई, तो यहाँ पे क्या कर लेना होता है? इसको दबा के डबल बॉन्ड मान लेना होता है। क्या मान लेना होता है? डबल बॉन्ड। तो वहां ये कंसेप्ट यूज आता है। खैर एनीवे, अब पता है क्या आप देखते हो कि डबल डबल डबल, अबे ये इसके साथ करेगा ना, समझ रहे हो? हॉरी वर्टी, हॉरी खड़ा है,
पड़ा है, खड़ा है, पड़ा है, खड़ा है, पड़ा है, अल्टरनेट पोजीशन है ना भाई, तो करेगा आपस में रेजोनेंस। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड भी करता है, क्यूमुलेटेड भी करता है, ये पॉइंट गलत होता है लोगों का, ये पॉइंट पता होना होता है। कॉन्जुगेटेड दुनिया को आता है, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, डबल सिंगल लोन पेयर, फिर क्या होता है, वेकेंट डी होता है, फिर क्या होता है, अल्फा रेजो होता है। हर कार्बोकेटाइन चाहता है उसका पड़ोसी उसका बेटा हो सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हर कार्बोकेटाइन चाहता है पड़ोसी उसका बेटा हो सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि तीनों के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है, बाजू वाले के पास क्या है, खाली कटोरा, मैं तेरी भर दूंगा, तो इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा। तो हंस का रहे हो, वो भी लड़का को देख के हंस रहे हो यार, टेस्ट गलत, इन लोगों को समझाओ यार, से समझाओ इनको, तुम इस मामले में तो एक्सपर्ट थे यार, तुम भी एक्सपर्ट थे, ले जाओ यार इन लोगों को थोड़ा थोड़ा, समझ रहे हो, गाना गाओ थोड़ा थोड़ा, रोज तुमसे प्यार होता जा रहा है एक दो दफा नहीं, हर बार होता जा रहा है। सुनो, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कार्बोकेटाइन के बगल में हमेशा चाहता है उसका बेटा बैठा रहे, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सन, समझ रहे हो मेरी बात को, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यहां पे कौन सा रेजो कहा जाता है, अल्फा, लोन पेयर उठा के दे देगा, जैसे ही देगा एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा, एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग फेनोमेना, अनुनाद, अनुनाद बोले तो स्टेबिलिटी देने का काम करता है। रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ रेजो जितना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इसके बेसिस पे अगर मुझसे ये सवाल अगर पूछा जाए कि एक्सटेंट ऑफ रेजो बताओ, तो एक्सटेंट ऑफ रेजो यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां से शुरू हुआ 1 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद से क्या आ जाएगा 4, फिर वापस से दूसरे सर्कल में चालू होगा, दूसरे लॉट में, तो टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 7। यहां पे एक बात तो 5 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन पाता है, एक्सटेंट ऑफ रेजो ज्यादा कहां पे है ये मुझे बताओ। तो इसीलिए जितना ज्यादा, मोर द नंबर ऑफ रेजोनेट, देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है, मोर पहले सुनो, मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। कहने का मतलब क्या है, जो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा उसका मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है, ये मानते हो तुम लोग? तो एक बात मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी, AlCl3 जाएगा, Cl को खा जाएगा, बताओ ये एरोमेटिक बन रहा है या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? सिंपल सी बात है, साइक्लिक रेजो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब कुछ लोग, एक बात मैं और बता रहा हूं, अच्छा हकल्स रूल क्या था पहले ये बताओ, हाँ 4n प्लस 2 पाई, ठीक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन क्या था, वहां फूफा देके गए थे, बस वो भी हक्कल्स रूल था आधा आधे लोगों को ये नहीं पता। कल पिछली बार एक बार सवाल आया, तो सवाल में तुक्के में सही हो गया, नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, लोगों ने हुक्कल्स रूल, उसने बोला कि हुक्कल्स रूल कहां अप्लाई होगा, हुक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, हुक्कल्स रूल ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी, दोनों के लिए रूल दिया है। आधी दुनिया छोड़ो, आपने यही सुना होगा 4n प्लस 2 पाई, हुक्कल्स रूल, 4n पाई का हमारे फूफा थोड़ी आके देके चले गए, समझ रहा हूं मेरी बात को। फ्राइज रूल क्या है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये बात, फ्राइज रूल क्या है, फ्राइज रूल, नंबर ऑफ बेंजोनॉइड न्यूक्लियस जिसके अंदर जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ये फ्राइज रूल आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कौन सा, एक तो हुकल्स रूल, बस 2 ही रूल पता होने चाहिए, एरोमेटिसिटी का सवाल अब गड़बड़ नहीं होगा। तीसरा होता है क्वाजी एरोमेटिक, जो कि पूछा नहीं जाएगा आपके सिलेबस में। क्वाजी एरोमेटिक क्या है, फॉल्स एरोमेटिक कंपाउंड, क्वाजी मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो, स्यूडो छलम, समझ रहे हो मेरी बात को, उसमें बॉन्ड को तोड़ के चेक करना पड़ेगा कि वेदर द मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक और नॉट, लेकिन सवाल नहीं पूछेगा। 2 बात बस याद रखो एरोमेटिसिटी में, हुक्कल्स रूल क्या है, एरोमेटिसिटी का फ्राइज रूल क्या है, बस 2 बातें आपको याद रखनी होती है। तीसरा ब्रिट्स रूल याद रखना होता है, जीओसी में रूल के नाम पे 3 रूल, फ्राइज रूल, हुक्कल्स रूल एंड ब्रिट्स रूल, बस ये 3 रूल जिसको आता है उसका सवाल बनता है, 100% बनता है। तो चलिए सबसे पहली चीज अगर मैं बात करता हूं, AlCl3 जाएगा, Cl को खा जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2, 2 आए, 6 आए, 10 आए, 14 आए, 18 आए, तो ये किसके लिए वैलिड है बोलो जल्दी, एरोमेटिक के लिए, किसके लिए, एरोमेटिक। 4 आए, 8 आए, 12 आए, 16 आए, तो ये किसके लिए वैलिड है, 20 आए, किसके लिए वैलिड है, 24 के आए, बस यहीं फैल जाओगे, 20 इलेक्ट्रॉन तक ही बताता है, समझे, हुक्कल्स रूल 20 इलेक्ट्रॉन तक ही लगता है अंकल, पॉलीसाइक्लिक रिंग के अंदर फिर हुक्कल्स रूल नहीं लगता है, समझे, तब उसके ऊपर फ्राइज रूल आ जाता है। हुक्कल्स रूल 20 इलेक्ट्रॉन तक के लिए ही वैलिड है, हम गिनते जाते हैं, गिनते, पॉलीसाइक्लिक में भी रूल लगाएंगे, लगाओ चाचा,
सवाल एक पिछली बार आया, आधे लोग गलत हुए, इस बार और थोड़ा अच्छा सवाल दे दे, बस सब लोग फैल जाएंगे। आईआईटी के लेवल का सवाल देना शुरू कर दिया ना उस दिन, उसी दिन तुम मधुमक्खी बन जाओगे वहीं, फाइल के छिपकली। मैं सही बता रहा हूं, सवाल ऐसा नहीं पूछता था, वो सवाल बोलता था विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल। पहले AlCl3 जाएगा, Cl को खाएगा, बता क्या बनेगा? एरोमेटिक। एरोमेटिक बनेगा, चलेगा, स्टेबल है। AlCl3 जाएगा, स्टेबल, यहां पे क्या बनेगा? 2 4, 4 के साथ साइक्लिक रेजो, क्या बन गया? एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? एंटी। कई लोग भूल जाते हैं नॉन क्या है, रेजोनेंस नहीं, एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक, याद रखना। रेजोनेंस नहीं, रेजोनेंस नहीं, कंपाउंड एरोमेटिक नहीं, रेजोनेंस नहीं, कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन किसके लिए बताना जरा? एरोमेटिक के लिए। 4n पाई किसके लिए? नंबर ऑफ बेंजेनॉइड न्यूक्लियस बने बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड बढ़ेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है। ब्रिज हेड कार्बन की प्लेनरिटी कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकती, या ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता बिफोर 8 मेंबर रिंग। बिफोर 8 मेंबर रिंग प्लेनरिटी कैन नॉट बी अचीव बिफोर 8 मेंबर रिंग। मतलब ब्रिज हेड कार्बन की जो प्लेनरिटी होती है वो कभी भी sp2 नहीं हो सकती। sp2 कब बनता है? जब उस पर पॉजिटिव आ जाए, जब उस पर रेडिकल आ जाए, जब उस पर डबल बॉन्ड आ जाए। बस यही 3 कंडीशन है, तो ये ब्रेड्स रूल है। SIP कब लगता है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन अपना कौन सा नेशन? प्रोटोनेशन। क्या होता है इस नेशन के अंदर? H+ अटैक करता है लोन पेयर पे, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। अगर H+ अटैक करने जा रहा है किसी की लोन पेयर, किसकी लोन पेयर पे? नाइट्रोजन की लोन पेयर पे, अपने सब्जेक्ट में एक्सप्लेन करता है, सिर्फ एनिलीन के केस में। ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि चाचा बैठे हुए, लात मार के बाहर भगा दी, भाग यहां से, भग, आया प्रोटोनेट करने। देखो मान लो जैसे ये बेंजीन रिंग है, समझना, SIP SIR तुम्हारे दिमाग में 2 मिनट में ऐसी समझ में आ जाएगा। बहुत आसान चीजें होती हैं ये लोग, समझ रहे हो? सबसे पहले तुमने क्या किया? रिंग लिया, ठीक है, रिंग लिया। देखो तुमने नोट्स में सब कुछ लिख रखा है, तुम जाके नोट्स पलटोगे, खटाखट खटाखट तुमको याद आता चला जाएगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। लेकिन पहले बस मेरी बात को सुनो। तुमने क्या किया? रिंग लिया, बेंजीन रिंग लिया, NH2 है, ठीक है, NH2 जुड़ा हुआ है। कोई भी H+ आता है, कहता है अच्छा लोन पेयर लो, बजाता है, चला जाता है, NH3+ बन गया, है ना? 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, सब ने लोन पेयर को निपटाया, सब चलते चलेगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। एक दिन क्या हुआ? ऑर्थो पोजीशन पे 2 गो बल्कि ग्रुप जुड़ गए, स्टेरिक हिंड्रेंस लगाने वाले। अब क्या हुआ? H+ आने की कोशिश कर रहा था। कहां आने की कोशिश कर रहा था सर? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ढंग से देखना। ये आप लोग शॉर्ट में लिख लेंगे, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं सब कुछ कंसेप्ट यहीं पे एक एक एग्जांपल से सारा कॉन्सेप्ट मैं देता चला जाऊंगा, और आप जाके अप्लाई करेंगे, आपका ये सब समझ में आएगा। पूरा जितना मास्टर ने नोट्स में कराया होगा ना, सब एक जगह एक लाइन में रहेगा आपके पास। वो सुनिए, आपने H+ भेजा, तो यहां पे लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम को, ये इसको देखता है मुस्कुराता है, ये इसको देखता है मुस्कुराता है। मुस्कुराहट मुस्कुराहट में क्या क्या हो जाता है बेटा, बस वही इनके साथ भी होता है। गलती से इनके चाचा को ये बात पता चल गई, और वो कहां आके बैठ गए? ऑर्थो पोजीशन पे। कहां आके बैठ गए? ऑर्थो। कहां पे आके बैठ गए? ऑर्थो। अब जैसे ही ऑर्थो पोजीशन पे आके बैठे, यहां पे जरा गौर से देखना, यहां पे अब क्या होता है? इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन H+ एंड लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम इज नॉट पॉसिबल नाउ। इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन H+ एंड लोन पेयर इज नॉट पॉसिबल। किसकी वजह से? साइज बड़ी होने की वजह से। साइज इसकी बड़ी थी, साइज इसकी बड़ी थी, तो ये इफेक्टिव कोलिजन अब इसके बीच में पॉसिबल नहीं हो पाता। स्टेरिक साइज की वजह से रोक दिया गया। क्या? प्रोटोनेशन। नाम क्या बना? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। क्या घटाएगा? अपना कौन सा नेशन? प्रोटोनेशन। लोकलाइज साइट इज बेस्ट फॉर, लोकलाइज साइट इज बेस्ट फॉर बेसिसिटी। चेक करते हो तो क्या चेक करते हो? प्रोटोनेशन, है या ना? यानी कि अगर SIP लगा तो क्या घटा? बेसिसिटी घटी। क्या घटी? बेसिसिटी। सर यहां कौन कौन हो सकता है? जितने अल्काइल ग्रुप हैं। अब स्टेरिक इनहिबिशन, यही नहीं समझ में आता है लोगों को, कब लगेगा स्टेरिक इनहिबिशन। याद रखना, स्टेरिक इनहिबिशन यहां पे जब भी क्या मौजूद रहे? अल्काइल ग्रुप। एक शब्द में देता हूं भाई, क्या मौजूद रहे? अल्काइल ग्रुप। या फिर क्या मौजूद रहे? ट्राइएंगुलर ग्रुप। क्या मौजूद रहे? ट्राइएंगुलर। बस यही लग सकता है। हमको कैसे पता चलेगा कौन सा ट्राइएंगुलर ग्रुप है? जितना sp2 हाइब्रिडाइज ग्रुप है, NO2 जोड़ दे, कहना ट्राइएंगुलर ग्रुप हो। समझ रहे हो? अब ट्राइएंगुलर ग्रुप बे, ट्राइएंगुलर ग्रुप जितने हैं, ऑल अल्काइल ग्रुप प्लस ट्राइएंगुलर ग्रुप। क्या? ऑल अल्काइल ग्रुप प्लस ट्राइएंगुलर ग्रुप। यहां बैठे रहेंगे, हाइड्रोजन बैठा रहेगा तब लगेगा, कह देना नहीं। ड्यूटेरियम बैठा, नहीं। क्या रटने की जरूरत है? NH2 बैठा, नहीं। sp2 हाइब्रिडाइज। क्या चेक करना है? sp2 हाइब्रिड। तभी SIP लगता है, तभी SIP लगता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो याद रखना, ऑल अल्काइल ग्रुप प्लस ट्राइएंगुलर। सर हम ट्राइएंगुलर कैसे पहचानेंगे? मैं जानबूझ के ट्राइएंगुलर बोल रहा हूं,
ब्रेड्स रूल में भी यही बात काम आएगी। ट्राइंगुलर का मतलब क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज चेक कर लेना भाई। NO2 मौजूद है, लगाएगा सर, यस लगाएगा। CD3 मौजूद है सर, लगाएगा, लगाएगा। अबे अल्काइल ग्रुप में आ गया ना, लेकिन सिर्फ ड्यूटेरियम जोड़ दिया तो नहीं लगाएगा, NO जोड़ दिया तो नहीं लगाएगा, NO2 जोड़ दिया तो लगाएगा, हाँ या ना। तो बल्कि ग्रुप के नाम पे सिर्फ याद रखना अल्काइल ग्रुप, ट्रायंगुलर ग्रुप। और मेरी ऐसी भाषा है जो बदलेगी नहीं, जितना बल्कि ग्रुप है आज के बाद, यही बात इमेजिन कर लो, वो अल्काइल ग्रुप होगा नहीं तो ट्रायंगुलर ग्रुप होगा। पूरे ऑर्गेनिक में जो बल्कि ग्रुप है, जो स्टेरिक हिंड्रेंस बोला, आज के बाद दो ही बात याद रखो, अल्काइल ग्रुप, ट्रायंगुलर ग्रुप। ये कौन सा हो गया तुम्हारा, ये हो गया SIP खत्म। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, साइज की वजह से इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन लोन पेयर एंड नाइट्रोजन का H+ के बीच में नॉट पॉसिबल, रुक गया। क्या रुक गया, प्रोटोनेशन, H+ का अटैक ऑन लोन पेयर रुक गया। तो हमने क्या बोला, साइज की वजह से ये प्रोटोनेशन रुक गया, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। अब क्या आ गया, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। क्या आ गया, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। समझ में आई मेरी बात। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ऑर्थो इफेक्ट का एक एप्लीकेशन है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। क्या होता है इसके अंदर, कुछ नहीं होता है। देखो बताता हूं एक बात मुझे देखना, यहीं पे दो ये आ जाएगा, ये रहा तुम्हारा SIP। अभी मैं दे दूंगा इसके ऊपर क्वेश्चन की कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करके जाना होता है। इधर सुनो, SIR पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। क्यों होता है देखो। अच्छा एक बात तो, अगर मान लो तुम एक बहुत ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, तुम बहुत ताबड़तोड़ घराने के हो, तो तुम अपना ब्याह किस में रचाना चाहोगे, ताबड़तोड़ घराने में। पूर्वज ऐसा कह के गए कि नहीं कह गए, बहुत अच्छा कह के गए थे। समझ रहा हो मेरी बात को। अब इस बात को भी आप जस्टिफाई कर देंगे, हाँ कर सकते हैं। आधा रिश्ता जो आज टूट रहा है वो देखना लव मैरिज टूट रहा है, काहे ना खानदान देखोगे ना सारी चीजें देखोगे, गलत सिस्टम नहीं बना के गए थे। समझ रहे हो, आज इंस्टाग्राम देखते हो तुम खानदान की जगह, बायोडेटा की जगह तुम इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखते हो। तुम्हारा और मन किया तो लिंक्डइन पे थोड़ा सर्च कर लेते हो, भावना जानने के लिए 4 दिन चैट करते हो, आजीवन खराब करने के लिए शादी कर लेते हो, अब फिर अपने माँ बाप से लड़ जाते हो। नहीं, वी वांट टू लिव हैप्पीली। मैं सबके लिए नहीं ये बात कहता, कुछ लोग समझदार भी होते हैं, किसी किसी किस्मत भी अच्छी होती है। लेकिन आजकल ये बहुत नया ट्रेंड आ गया है कि नहीं मतलब ये भाई पूर्वज जो बना के गए थे वो सही बना के गए थे। केमिस्ट्री भी इस बात को मानती है, कह रहा है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करना चाहेगा, ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज से रेजोनेंस करेगा। अगर इसको करना भी हुआ, मुंह मारना हुआ, तो किसके साथ मुंह मारेगा, ऑक्सीजन। क्यों रिंग के साथ जाएगा, जाना चाहेगा, ये मुझे बताओ। अबे सिंपल सी बात सोच के बता, नॉर्मल रेजो हो जाएगा ना भाई। और नॉर्मल रेजो से बेहतर कौन होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले किसी भी सवाल में क्या चेक करोगे, एरोमेटिसिटी। क्या चेक करोगे, एरोमेटिसिटी। देन क्या देखते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या देखते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। देन क्या देखते हैं, नॉर्मल रेजो। देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव देखते हैं। समझ रहा हो मेरी बात को। सबसे पहले एरोमेटिसिटी, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, नॉर्मल रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव। किसी भी सवाल में यही पैटर्न होता है। तो एरोमेटिसिटी की अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो देखो जरा गौर से सुनना। ये CO- कह रहा है कि हम अपने साथ आपस में ही खूब खुश हैं। क्यों, क्योंकि हम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आधे लोगों को कंफ्यूजन होती है, सर इक्विवेलेंट क्या है। इक्विवेलेंट बेटा सेम ईयन से सेम ईयन पे नेगेटिव चार्ज जाना, ये इक्विवेलेंट है। तो ऐसे तो सर नाइट्रोजन से नाइट्रोजन पे ईयन जाना, ये भी इक्विवेलेंट है। हाई ईयन है ना नाइट्रोजन, वहां से नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे जा रहा है। इज इट इक्विवेलेंट रेजोनेंस, यस। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जाना, इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट रेजोनेंस। हाँ, दोनों में तगड़ा कौन है, ये वाला है। अब बताओ, कार्बन से ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाना चाहेगा या ऑक्सीजन से कार्बन पे जाना चाहेगा। कार्बन से ऑक्सीजन पे या ऑक्सीजन से कार्बन पे। कार्बन कहता है 2.5 वाला हूं। कभी भी लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने सर पे पॉजिटिव रखना पसंद करेगा, नेगेटिव रखना पसंद करेगा, पॉजिटिव रखना। क्या रखना पसंद करेगा, पॉजिटिव। क्या रखना पसंद करेगा। और एक हाई ईयन एटम क्या रखना चाहेगा। तो 7वां पॉइंट ये बन जाता है, एट मोर ईयन एटम, क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी। एट मोर ईयन एटम नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल। एट मोर ईयन एटम, ये काम आएगा भाई, ये काम आएगा। ये कुछ कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूं। एट मोर ईयन एटम नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल। कौन स्टेबल होता है, नेगेटिव चार्ज। तो बता, कार्बन से ऑक्सीजन पर नेगेटिव जाएगा या ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर नेगेटिव जाना ज्यादा पसंद करेगा। कार्बन से ऑक्सीजन पर नेगेटिव जाना पसंद करेगा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जाना पसंद करेगा। लेकिन एक इक्विवेलेंट रेजोनेंस कहा जाएगा, एक नॉर्मल। अगर बराबरी वाले खानदान में नेगेटिव चार्ज जा रहा है तो वो क्या कहा जाएगा, इक्विवेलेंट। चलो बताओ, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन पे जा रहा है, कार्बन से नाइट्रोजन पे जा रहा है, कौन नॉर्मल कौन इक्वी।
इक्वी बराबरी, इक्विवेलेंट, समझ रहे हो? बराबरी के खानदान में रिश्ता होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम? इक्विवेलेंट रिश्ता। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा एक बात तो, क्या पांडे जी? हाँ, खटियम छानदेव जी, इधर आओ। एट मोर एन एटम नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल। क्या? एट मोर एन एटम नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल। क्या याद रखना है? मोर एन एटम पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, लेस एन एटम पर क्या स्टेबल होता है? पॉजिटिव। एट मोर एन एटम नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल, एट लेस एन एटम पॉजिटिव चार्ज। अब इसका सबसे बड़ा सवाल कहां पे देगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। 1,2 ब्यूटाडाइइन। ब्यूटाडाइइन उसका फेवरेट एग्जांपल है। पहले देगा पॉजिटिव नेगेटिव को पास देगा, फिर एक जगह पॉजिटिव नेगेटिव को दूर दूर देगा, समझ रहे हो? फिर एक जगह न्यूट्रल स्ट्रक्चर देगा, फिर एक जगह एक और चार्ज वाला स्ट्रक्चर। या तो सवाल ये बनाएगा विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज हाईली स्टेबल, तो जो न्यूट्रल वाला है वो मोर स्टेबल। न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज। तो दूसरा फैक्टर क्या याद रखोगे? 8वां नंबर पॉइंट। 8वें नंबर पॉइंट क्या याद रखोगे? न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज। न्यूट्रल हमेशा किससे स्टेबल होगा? चार्ज। अब उसमें देखो चार्ज वाले में क्या पंगा फंसाएगा वो सुनो। जब भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है उसके सर पे पॉजिटिव चार्ज हो, नॉर्मल चार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्मल। लेकिन सर ऑक्सीजन अगर 3 बॉन्ड बना ले, कितने बॉन्ड बना ले? 3 बॉन्ड, तो उसके सर पे जो चार्ज आता है दुनिया वाले, फॉर्मल चार्ज। जब कोई एटम अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो उसके सर पे एक चार्ज आता है दुनिया वाले, उसे कहते हैं फॉर्मल चार्ज। जब कोई एटम अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो उसके सर पे एक चार्ज आता है दुनिया वाले, क्या कहते हैं? फॉर्मल। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। सर पे आया चार्ज पॉजिटिव, क्या बोलेगा? नॉर्मल। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना चुका है? 3। औकात से ज्यादा। औकात कितने की बॉन्ड बनाने की? 2। लेकिन बना कितना रखा है? सर पे एक चार्ज आया, दुनिया वाले क्या बोलेंगे? फॉर्मल। मान ले हेलोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 1। अगर हेलोजन 2 बॉन्ड बना ले तो सर पे आएगा एक चार्ज, दुनिया वाले फॉर्मल। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। अगर मान ले 4 बॉन्ड बना ले तो सर पे आएगा एक चार्ज, दुनिया वाले बोलेंगे फॉर्मल। मान लो तुमको दे दिया क्लोरीन, क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर 2 बॉन्ड बना ले तो सर पे आएगा एक चार्ज, जिसे हम बोलेंगे फॉर्मल चार्ज। तो चार्ज में भी 2 तरह के चार्ज होंगे, एक होगा कंप्लीट ऑक्टेट चार्ज। कौन सा होगा? कंप्लीट ऑक्टेट चार्ज। भूल जाते हैं सर हम कंप्लीट ऑक्टेट चार्ज कहां लगाएं? फॉर्मल चार्ज देखना होता है। क्या देखना होता है? फॉर्मल चार्ज। क्या देखना होता है? फॉर्मल। क्या देखना होता है? फॉर्मल। देखो न्यूट्रल है, चार्ज है, चार्ज वाला कम स्टेबल, न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल। टेंशन है नहीं है एक इंसान के दिमाग में, तो टेंशन जिसके दिमाग में नहीं वो ज्यादा स्टेबल, टेंशन जिसके दिमाग में है वो कम स्टेबल। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब बात आती है न्यूट्रल और चार्ज में, चार्ज ज्यादा स्टेबल। देखो तुम पढ़ लो जीओसी, सवाल इधर ही से यही बनता है, मेन मेन सवाल ये है, ठीक है? तो यहाँ पे ढंग से सुनना और इसको जाके नोट्स में रिवाइज कर लेना आपने, क्योंकि नोट्स तो तुमने 10 बना रखे हैं बेटा। एक ऑनलाइन वाले बैच से बनाया था, एक ऑफलाइन वाले बैच से बनाया था, एक यूट्यूब से बनाया था तुमने। समझ रहे हो मेरी बात को? अलग अलग संस्थाओं से बनाया था। तो आप वहां पे पढ़ लीजिएगा, वहां पे लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा, ठीक है? लेकिन अब ये जो बात बता रहा हूं इसको कहीं साइड में नोट कर लीजिएगा, ये आपको सही में काम आएगी। ये जब सवाल लगाओगे, जब आप एक दिन में कम से कम जीओसी का 1000 सवाल लगा ले जाओगे और उसके बाद नीट का पेपर सॉल्व करोगे, समझ में आएगा ये पॉइंट मेरे दिमाग में होना चाहिए, अन्यथा मैं फैल जाऊंगा। और रिलेटेड पॉइंट ये मैं बताऊंगा, ये मैं फालतू के पॉइंट नहीं कि बेटा देखो FBA में फॉर्मिक बेंजोइक देन एसिटिक। आधे लोगों को भ्रम होता है कि हमको जीओसी आती है, नहीं आती है मित्र तुमको, मैं इसीलिए कह रहा हूं अश्योरिटी के साथ जीओसी में कोई नहीं जाता, हम सही कर देंगे। तुम एक पल के लिए वहीं तक सही कर सकते हो जो सवाल एनसीईआरटी से आ रहा है। जिस दिन हल्का सा भी डेविएट किया उस दिन भी तुम फैल जाओ। करेगा ही नहीं सर, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन जहां कर सकता है वो पॉइंट भी तुमको नहीं आता है। दिक्कत ये है उस समय क्लिक नहीं होता है। 45 सेकंड के अंदर सवाल करना है तो क्लिकिंग पॉइंट पता होना चाहिए कि तू ही आंसर है। पेपर टफ नहीं है, 45 सेकंड के अंदर सोचना है बस। सोचो 45 सेकंड के अंदर। आओ इधर आओ, यहां पे देखो चार्ज है, चार्ज में 2 तरह का चार्ज, कंप्लीट ऑक्टेट चार्ज, इनकम्प्लीट। आपको हमेशा क्या चेक करना है? कंप्लीट इज ऑलवेज स्टेबल देन इनकम्प्लीट। क्या चेक करना है? कंप्लीट ऑक्टेट यानी कंप्लीट कटोरा चार्ज इज मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट कटोरा चार्ज। सर हमको कैसे पता चलेगा कौन सा कंप्लीट? अबे यही आएगा कोई केस, मैं ये गारंटी के साथ लिख के देता हूं। कैसे पता आपको? ऐसा जीओसी का सवाल ही नहीं बच्चा जो नहीं किया हो, और उसके करने के बाद यही समझ में आया या ऑक्सीजन दे, या तो नाइट्रोजन दे, या तो क्लोरीन दे। तुम्हारे सिलेबस में क्या देगा? क्लोरीन या ऑक्सीजन देगा। जेई मेंस में बढ़ गया तो क्या देता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन देता है, और आगे चला गया तो सल्फर और सब लपेट लेता है। समझ रहा हूं? तो नीट के सिलेबस में क्या पूछेगा सर कि आपको बस इतना याद रखना, ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना ले, सर पे आएगा एक चार्ज, नाम क्या बनेगा? फॉर्मल चार्ज। और जब फॉर्मल चार्ज याद रखोगे, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। कितने बॉन्ड बना ले? 4। कितने बना ले? 4। सर पे आएगा एक चार्ज, नाम क्या बनेगा? हेलोजन कितने बॉन्ड बनाता है? सर पे आए एक चार्ज, क्या बोलेंगे? नॉर्मल। लेकिन 2 बॉन्ड बना ले तो
फॉर्मल चार्ज बोले तो कंप्लीट ऑक्टेट चार्ज इज मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट चार्ज। क्या ये बात समझ में आई? अब बात आती है इनकम्प्लीट में भी। अब क्या चेक करना होता है? एट मोरियन एटम। अब क्या चेक करो? इनकम्प्लीट है तो मोरियन पे क्या स्टेबल होगा? बोलो जल्दी। मोरियन पे नेगेटिव। क्या स्टेबल होगा? नेगेटिव। मोरियन पे क्या स्टेबल होगा? नेगेटिव। और लेसियन पे क्या स्टेबल होगा? लेसियन पे पॉजिटिव। लेसियन पे पॉजिटिव। क्या बोलो बोलो? लेसियन पे क्या स्टेबल होता है? पॉजिटिव। मोरियन पे क्या स्टेबल होता है? नेगेटिव। और लेसियन पे क्या स्टेबल होता है? पॉजिटिव। बस इतनी बात। इनकम्प्लीट में जब चेक करना है तो यही चेक करना पड़ेगा। अब इन दोनों से तुम्हारा जब सवाल नहीं बनेगा तब तीसरे, इसके बाद फैक्टर लगाना। ये पहला लगा लिया तुमने, ये दूसरा लगा लिया तुमने रेजोनेंस का। अब इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा, अगर नहीं आपसे सॉल्व हो तो क्या चेक करना है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या चेक करनी है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या चेक करना है? बोलो जल्दी। कोवेलेंट बॉन्डिंग। अगर हम बात करें सबसे पहले क्या चेक करोगे? चार्ज न्यूट्रल है या चार्ज है। चार्ज में भी अगर हम बात करें तो दो चीजें, पहली कौन सी? कंप्लीट या इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में भी ये चेक करो, मोर ईएन पे नेगेटिव, लेस ईएन पे पॉजिटिव। और तीसरी बात कौन सी? कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब इसके बाद चौथी बात क्या चेक करनी है? चौथी बात आपको क्या चेक करनी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो ये हमेशा कहां होने चाहिए? पास। कहां होने चाहिए? पास। और सिमिलर चार्जेस हैं, अगर मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव है तो ये हमेशा कहां होना चाहिए? दूर। ये किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर करने के लिए, कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे, और देगा कौन? ब्यूटा 1,2,1,3 डाई। कौन सा देगा? ब्यूटा 1,3 डाई। क्लोरीन वोलिन जोल्ट दे तो वो अलग की बात है। तो क्या चेक करना है? न्यूट्रल और चार्ज में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? न्यूट्रल। चार्ज और इसमें अगर हम बात करें कंप्लीट और इनकम्प्लीट में, कंप्लीट। इनकम्प्लीट में मोर ईएन पे नेगेटिव, लेस ईएन पे पॉजिटिव। फिर देखोगे कोवेलेंट बॉन्डिंग कहां ज्यादा है, नंबर ऑफ बॉन्ड कहां ज्यादा बने हुए हैं। अगर इससे भी आंसर नहीं आया तो लास्ट में ये फैक्टर लगाना कि पॉजिटिव नेगेटिव जितने पास होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, पॉजिटिव पॉजिटिव जितने दूर होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, नेगेटिव नेगेटिव जितने दूर होंगे उतनी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। अदरवाइज स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। तो ये बात हो गई, यहां तक की ये बात हो गई कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखो, पहले देगा कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन कार्बोएनायन। फिर तुमसे पूछ लेगा लोकलाइज साइट के लिए। फिर तुमसे पूछ लेगा एसिड का काम है दुनिया में H+ देना। फिर काम है लेविस एसिड का काम है दुनिया में केटायन जनरेट करना। फिर क्या दे देगा? एट मोर ईएन एटम नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल, एट लेस ईएन एटम कौन स्टेबल होता है? पॉजिटिव चार्ज। कौन स्टेबल होता है? पॉजिटिव। चलो इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें क्या दे दिया गया? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज, चार्ज इज मोर स्टेबल देन कंप्लीट एंड कंपेयर टू इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट कहां लगाओगे? जहां फॉर्मल चार्ज है। अच्छा, ये सारी बातें होने के बाद अब एक सवाल मैं देता हूं, बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे? कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे टोटल? बताइए कितने? आंसर गलत हो गया। फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। कभी भी मेरे भाई याद रखिएगा, ये 9th नंबर का पॉइंट याद रखिए। फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। अगर तुमको NH3+ दे देता है, NR3+ दे देता है, OR2+ दे देता है, OH2+ दे देता है, NF3+ दे देता है, याद रखिएगा नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। क्योंकि फॉर्मल चार्ज तब बनता है जब औकात से ज्यादा कोई बॉन्ड बनाता है। चकमा दे देगा यहाँ पे, खड़ाक से लिखेगा, तुम कहोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5, तीसरे नंबर के ऑप्शन में रहेगा 0, तुम 0 भूल जाओगे। फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। मुस्कुराओ आप फिर से। फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। अगर वहां से सवाल आप बच जाते हैं तो आपके दूसरा सवाल जो फंसने का चांस होता है वो यहां पे होता है। NH3+ लिखेगा, और ये कहां पे लिखा हुआ है ये भी बता देता हूं। जब आप जाएंगे एनिलीन के केस में, एनिलीनियम आयन जहां पे बन जाता है वहां पे -I लगाने लगता है, वहां पे रेट ऑफ नाइट्रेशन जो हो जाती है वो कम हो जाती है, 98% और 2% स्ट्रक्चर में ऑब्टेन होने लगता है। ऐसे सवालों के अंदर काम आती है भाई, अमीन चैप्टर के अंदर। अब मुस्कुराओ, अब मुस्कुराओ। 58, 51 और 49 तुमको सिर्फ याद है। एक 98 और 2% में आता है जिसमें कलर पूछा गया, जेईई मेंस 2013 का सवाल रहा है। समझ रहा हूं मेरी बात को? तो वहां काम आएगा ये पॉइंट, चकमा दे देगा। एनिलीनियम आयन के केस में दो केसेस, नाइट्रेशन 51 और 49 जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया गया है। एक और केस होता है जिसमें 98 और 2% स्ट्रक्चर आपको याद रखना होता है। तो अभी बता दें, यहाँ पे जीओसी पढ़ाते पढ़ाते नाइट्रेशन ही नहीं करवा सकते हैं भाई, वो आएगा जब समय तब वो करेंगे। अब आपको नहीं आता तो आप देखिए वहां पे जाके कॉपी में ढूंढिए। आप हमको 59 और 41 सॉरी 49 51 का ही बता दीजिए, हम आपको बता देते हैं 98 2 का। कहाँ NO2, कहाँ NO2 होगा? कहाँ, किसकी प्रेजेंस में? हाँ
हाँ, HNO2 या HNO3? If HNO2 Y, if HNO3 Y, if HNO3 नहीं Y। 51 और 49 जान लो, वो आपका सिलेबस है। यही कहना चाहता हूं कि सिलेबस 98 2%, वो हमारे काम की बात है जानने के लिए। बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको 59 और 49 और 51 नहीं पता है, मैं ये कह रहा हूँ उस पर स्ट्रेस मारो। सेल्फ आयनाइजेशन बताया था आपको, कहाँ बताया था? सल्फ एनिलिक एसिड, याद है? कहाँ पे? नाइट्रेट, कहाँ पे? नाइट्रेट नहीं रे गधा, नाइट्राइट। कहाँ? सॉल्ट एनालिसिस। क्या होता है सेल्फ आयनाइजेशन? HNO3 HNO3 क्या जनरेट करते थे? NO प्लस जनरेट करने, HNO3 HNO2 लिया गया था, समझे? सेंडमियर रिएक्शन में क्या बन के आता है? NO प्लस बन के आता है, NO2 प्लस बन के आता है। NO प्लस यानी नाइट्रस लोगे या नाइट्रिक लोगे? नाइट्रस, अरे यार जो काम की बात है वो तो पता है नहीं। HNO3 है, HNO3 है, कहां पे आया? H प्लस पे आके अटैक करेगा, वाटर बन के निकलेगा, क्या बना आपका? NO2 प्लस। ठीक है ना? अगर मान लो यहाँ पे नाइट्रस ले लेते तब क्या जनरेट हो जाता? नाइट्रस ले लेते तब क्या जनरेट हो जाता? ऑक्सीजन छुपा लो सर, ऑक्सीजन वहां पे भी छुपा लेते सर, तो यहाँ क्या जनरेट होता है? NO प्लस। सेल्फ आयोनाइजेशन से बनता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया जाता है, याद है? तो सेल्फ आयनाइजेशन से NO प्लस भी बनता है, सेल्फ आयनाइजेशन से NO2 प्लस भी बनता है। NO प्लस जो होता है वो किस में बनता है? नाइट्रस के केस में। NO2 प्लस कहां बनता है? नाइट्रिक के केस में। ठीक है, तो जो प्रोसेस वहां पे बताया गया वो चेक करना, HNO2 लिया गया है या HNO3 लिया गया है, समझ रहे हो? ठीक है, आगे आते हैं। तो नाइट्रस और नाइट्रिक याद रखिएगा कहां पे बनता है, क्योंकि ये 2-3 जगह लिखी हुई है। कहां कहां लिखी हुई है? सेंडमियर रिएक्शन से शुरू करोगे, अमीन तक आप जाओगे, NO प्लस कहीं जनरेट होता है, कहीं NO2 प्लस जनरेट होता है। इनऑर्गेनिक में सिर्फ एक जगह लिखा गया है, कहां पे? सल्फ एनिलिक एसिड वाली जो रिएक्शन है, सल्फ एनिलिक एसिड विथ 1 नेप्थाइल अमीन के साथ, वहां पे जो डाई बनता है, तो ऊपर क्या लिया गया है? नाइट्रस एसिड लिया गया है। ठीक है, नाइट्रस एसिड में क्या बन के आएगा? NO प्लस बन के आएगा। नाइट्रिक एसिड लोगे तो क्या बन के आएगा? NO2 प्लस। याद रखिएगा कि यहां पे कभी भी NH3 प्लस दे, NR3 प्लस दे, OR2 प्लस दे, OH2 प्लस दे, NF3 प्लस दे, फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। तो ये याद रखने वाली बात ये है कि फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट। क्यों? बताना क्यों? क्योंकि सर वो औकात से ज्यादा बॉन्ड बनने की वजह से आया है। जिसने औकात से ज्यादा बॉन्ड बना ली, सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4, केमिकल बॉन्डिंग ने ऐसा कहा। और केमिकल बॉन्डिंग ने ऐसा सवाल पूछा कि BF6-3 नहीं बनता है लेकिन AlF6-3 बनता है, बताइए रीजन बताइए। तो आप कहिएगा थर्ड पीरियड के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अरे हाँ ना बोलो भाई, इसलिए वो 6 बॉन्ड बनाता है लेकिन बोरॉन 6 बॉन्ड नहीं बनाता है। इसी बात से मुझे याद आता है CF6-2 नहीं बनता है लेकिन SiF6-2 बनता है। इसी बात से याद आता है कि नाइट्रोजन का पेंटाक्लोराइड नहीं बनता है, क्लास 12 की एनसीईआरटी में यह बात लिखा गया है, लेकिन फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड बनता है। और जब PCl5 को मैं रिमेंबर करता हूं तो PCl5 सॉलिड को मुझे नहीं भूलना चाहिए कि वो एक आयनिक सॉलिड है जो PCl4+ और PCl6- बन के टूटता है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, तो अगर हम बात करें फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ठीक है, पहली बात तो आप ये याद रखेंगे, नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। कभी कभी चकमा दे सकता है इन रेजो। ये हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब आ जाओ एक पॉइंट और समझने वाली बात। वो बात अगर समझ गए तो तुमको एसिडिटी के कोई सवाल में फंसा नहीं पाएगा। मान लो एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मेरे भाई मैंने क्या भर रखा है? एसिड। ठीक है, एसिडिटी का पूरा कंसेप्ट इसी पेज पे है, इसी पेज पे है। अगर जिसने समझ लिया उसके लिए अब आज के बाद आसान हो जाएगा, नहीं समझा तो तुम इसको याद रखते रहना। देखो बेटा, एसिडिटी, HA एक एसिड है। एसिड का काम क्या है बताओ? एसिड को डिफाइन करने के लिए अभी तक कितने कंसेप्ट आए? 3। अरेनियस ने क्या बोला? एसिड का काम है दुनिया में H+ देना। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का काम है दुनिया में H+ देना। ये पॉइंट रखे रहोगे ना, मैं डाउट पे बैठा रहूंगा, ये पॉइंट लिख के लेके आओगे और कहोगे सर मेरा सवाल नहीं सॉल्व हो रहा है, मैं इन्हीं पॉइंट में से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तुम 10 दिन 15 दिन 20 दिन आओगे, तुम चाहे कितना हो एवरेज बच्चे रहो, मैं बता सकता हूं कि इसके अंदर तुम एकदम स्मार्ट बन सकते हो। लेकिन तुम खुद से लगाओगे, हो सकता है तुम पहली बार पढ़ रहे हो तुमसे ना लगे, उसके लिए बैठना पड़ेगा तुम्हें मेरे साथ, क्योंकि ये पॉइंट मेरे दिए गए हैं, तो मेरी मेहनत है कि कैसे रिलेट करना है किस चीज को। लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जीओसी इनसे बाहर नहीं है। देखो, एसिडिटी का एक सवाल अगर इससे बाहर आ जाए तो मैं मान जाऊं, लेकिन हाँ वो तुमको पकड़ होनी चाहिए कि क्या क्या बातें पकड़नी पड़ेंगी। कैसे? एसिड का काम है दुनिया में H+ देना। एसिड जब टूटेगा मेरे भाई क्या बनाएगा? H+ बनाएगा और क्या बनाएगा? A- बनाएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। मीडियम के अंदर क्या किसने जन्म ले लिया? ये मुझे बताओ, एनायन ने जन्म ले लिया या नहीं ले लिया?
अरे बोलो भाई, ये क्या जन्म ले चुका है? एनायन। एनायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? माइनस एम माइनस एच माइनस आई। अरे हाँ ना बोलो भाई, बोलो बोलो। कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी माइनस आई माइनस एच माइनस एम, है ना, यही बढ़ाते हैं। यानी कि जितने भी माइनस वाले हैं, माइनस कब? जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके सर पे माइनस आएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, नाम क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? विड्रॉइंग। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करे, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं माइनस आई माइनस एच माइनस एम। और जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करे उसे हम क्या बोलते हैं? प्लस आई प्लस एच प्लस एम। हाँ है ना? एक होता है दानदाता, एक होता है चूसक राजा। बोले तो इलेक्ट्रॉन लेने का जो काम करे, तुम लोग यार हंस रहे हो यार, समझ रहे हो? जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करे उसे हम क्या बोलते हैं? माइनस आई माइनस एच माइनस एम। जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करे, प्लस आई प्लस एच प्लस एम। अब एक बात बताओ, एनायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाए? एनायन, कोई भी स्पीसीज अपनी दुनिया में चार्ज रहना चाहती है, वो क्या बनना चाहती है? चार्ज से ज्यादा स्टेबल कौन है? न्यूट्रल से कम स्टेबल कौन है? चार्ज में भी ज्यादा स्टेबल कौन है? कंप्लीट ऑक्टेट, बोले तो फॉर्मल चार्ज। और चार्ज में कम स्टेबल कौन है? इनकंप्लीट में भी क्या देखोगे? मोरियन पे और लेसियन पे। एटम, मोरियन एटम क्या स्टेबल होता है? नेगेटिव। एटलेसियन एटम क्या स्टेबल होता है? मान लो यहां तक आंसर नहीं आया, फिर अब क्या देखोगे? कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या देखोगे? कोवेलेंट बॉन्डिंग। मान लो उससे भी आंसर नहीं आया, तो फिर क्या देखोगे? क्या देखोगे? डिस्टेंस। प्लस माइनस पास पास, स्टेबिलिटी ज्यादा। माइनस माइनस दूर दूर, स्टेबिलिटी ज्यादा। प्लस प्लस दूर दूर, स्टेबिलिटी ज्यादा। पास हो गए तो स्टेबिलिटी कम, क्योंकि सिमिलर चार्जेस में क्या होता है? रिपल्शन। अरे हाँ ना बोलो भाई। इसके बाद देखना, एच एक एसिड है, एसिड का काम है दुनिया में H प्लस देना। जब H प्लस देगा तो बाजू वाला क्या बनेगा? A माइनस। अगर मान लो एक कंटेनर में HA टूटा और एक एसिड बनाया, इस कंटेनर के अंदर मैं क्या डाल देता हूं? लेट सपोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या डाल देता हूं इसके अंदर? क्या डाल दिया मैंने? मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन दोनों में किसको स्टेबल करेगा? एनायन को स्टेबल करेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी कि अगर मैं बात करूं, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट, बोले तो माइनस आई, बोले तो माइनस एच, बोले तो माइनस एम, जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, तो वो क्या करेगा? बोलो जल्दी। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ा देगा या नहीं बढ़ा देगा? ये बताओ। अरे बोलो यार, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? ये मुझे। एनायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कंटेनर के अंदर मान लो बोरा भर के मैंने क्या डाल दिया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दिया। तो क्या ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? बोलो जल्दी। स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अगर स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, एक बात बताओ, एसिड को यह पता चल गया कि मैं टूट के एनायन बन रहा हूं और मेरा एनायन स्टेबल है। एनायन को इस बात का भनक लग चुका है कि एनायन बनूंगा, स्टेबल बनूंगा। तो क्या एसिड खूब सारा टूटेगा या नहीं टूटेगा? ये मुझे बताओ। अरे टूटेगा या नहीं? फिर से सुनना। एक कंटेनर था, उसमें एसिड था। एसिड का काम है दुनिया में H प्लस देना, A माइनस बनना। ठीक है। अब A माइनस को यह पता चल गया कि मुझे उस कंटेनर के अंदर कोई स्टेबलाइज करने वाला है। तो क्या एसिड उतना ही ज्यादा टूट टूट के बनेगा A माइनस? बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? KF बोल सकते हैं, बोलो हाँ या ना? अरे हाँ ना बोलो भाई। और एसिड के टूटने के कांस्टेंट को कहा जाता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अरे हाँ ना बोलो भाई। के होता है या नहीं होता है? के क्या बोला जाता है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड को यह पता चल गया टूट के एनायन बन रहा हूं, एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो क्या एसिड जानबूझ के खूब सारा टूटेगा या नहीं टूटेगा? अरे टूटेगा या नहीं? और अगर टूटेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ क्या बढ़ रहा है? क्या कंसंट्रेशन? H प्लस का भी और A माइनस का भी। A माइनस को तो इस बात का अंदाजा है कि सर मैं A माइनस बनूंगा, माइनस आई ग्रुप है, वो स्टेबलाइज करेगा। इसी में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। इंडक्टिव में अलग पढ़ना, रेजोनेंस में अलग पढ़ना, हाइपर में अलग पढ़ना, या फिर एक ही जगह पढ़ लेना। ढंग से सुन लेना पहले बात को। मैंने क्या बोला फिर से तुमसे? एसिड को यह पता चल गया कि भाई एसिड टूटो, जैसे ही टूटोगे तो क्या बनेगा? H प्लस और A माइनस। कंटेनर में मैंने डाल दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो एनायन को खूब स्टेबल बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। एसिड भी क्या करेगा? टूटेगा 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 टूटेगा, बार बार क्या बनाएगा? H प्लस और A माइनस। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस भी बढ़ रही है, कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस भी बढ़ रही है। A माइनस को स्टेबिलिटी मिल रही है, इसलिए बार बार वो टूट के बनेगा। और H प्लस जो है, ये मुझे बताओ, H प्लस की कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? इसीलिए कहा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ाओगे तो उतना ज्यादा H प्लस टूट के बनेगा, और जितना ज्यादा H प्लस टूट के बनेगा इसका मतलब एसिड उतना ज्यादा टूट रहा था, इसीलिए K ज्यादा तो एसिडिटी ज्यादा। एक ही पॉइंट है वो। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा, K ज्यादा। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा तो एनायन खूब ज्यादा स्टेबल। तो जितना एनायन स्टेबल बनेगा, सोचो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, समझो
एनायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, यहां पे बहुत ज्यादा है, तो एनायन खूब टूटेगा। अच्छा खूब टूटेगा तो खूब H प्लस आएगा, खूब H प्लस आएगा तो खूब एसिडिक। इसीलिए कहा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा दो। माइनस आई ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा दो। के बढ़ा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा दो। लेकिन पीके माइनस लॉग ऑफ के, पोटेंज, पोटेंज पी का मतलब है पोटेंज। अगर किसी का के ज्यादा है तो ऑब्वियस है पीके कम होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो अगर के ज्यादा है तो पीके क्या होगा, कम। और के ज्यादा है यानी एसिड के टूटने की रेट ज्यादा है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ज्यादा है। अरे के ज्यादा हुआ तो क्या ज्यादा हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ज्यादा, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ज्यादा हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। पहला सवाल इस पैटर्न पे बनाता है। हाँ बोलो बोलो, फिर से बताता हूं, छोड़ दो अभी तुम इसको, पीके भूल जाओ, के बस समझो। के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड जितना ज्यादा टूटेगा इस कंटेनर में उतना ज्यादा H प्लस आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, मतलब के ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। पहला सवाल इस पैटर्न पे पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है, तो इधर एक मिनट लिखता हूं, यहां पे इधर देखो, 8वें के बाद 9th, के ज्यादा हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड जितना ज्यादा टूटा क्या बना, H प्लस, और क्या बना, A माइनस। फिर से सुनना, एसिड अगर टूटता ही नहीं तो कभी H प्लस और A माइनस तो बनता ही नहीं है ना। यानी एसिड जितना ज्यादा टूट रहा है यानी के उसका उतना ज्यादा है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कब ज्यादा होगी सर, जब एसिड ज्यादा टूटेगा, है ना। जब ज्यादा टूटेगा तो बनेगा क्या, H प्लस और A माइनस। मान लो इस A माइनस को मैं स्टेबल बना दूं तो एसिड तो बार बार टूट के क्या बनना चाहेगा, H प्लस और A माइनस, क्योंकि उसको पता है A माइनस उसका क्या बन रहा है, स्टेबल, तो वो बार बार टूटेगा। बार बार टूटेगा तो के क्या हो गया, ज्यादा, और के अगर ज्यादा हो गया तो A माइनस जितना ज्यादा बन रहा है उतना ही तो H प्लस भी बन रहा है भाई। बिना H प्लस के A माइनस बन सकता है कभी भी नहीं ना। अगर H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो एसिड का काम है दुनिया में, एक बात मुझे बताना, एसिड का काम है दुनिया में H प्लस देना। जितना ज्यादा H प्लस होगा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी उतनी। तो पहली चीज, के ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। दूसरा, अब ये सवाल इसको छोड़ेगा, इधर आएगा, इस वाले पोर्शन पे आएगा, कहेगा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा, तो फिर क्या ज्यादा, H प्लस की कंसंट्रेशन। दूसरा पॉइंट ये बनाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन अब किससे देखता है वो, माइनस आई से, माइनस एस से, माइनस एम से। तीसरे पैटर्न का सवाल माइनस आई माइनस एच माइनस एम वाला पूछता है। समझ में आई मेरी बात, ये तीसरे पैटर्न का सवाल। चौथे पैटर्न का सवाल कि जब भी के ज्यादा होगा पीके कम आएगा। पीके क्या होता है, पी पोटेंज, पोटेंज मतलब माइनस लॉग ऑफ। मान लो के में, पॉजिटिव में किसी की वैल्यू बढ़ रही है, नेगेटिव में क्या हो रही होगी, कम, तो पीके क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के। तो ऑब्वियस है के अगर बढ़ेगा तो पीके क्या होगा, कम। चौथा पैटर्न का सवाल ये। अब बेसिसिटी में आ जाओ, बेसिसिटी में क्या पूछेगा वो तुमसे, के भी ज्यादा बेसिसिटी ज्यादा। अरे हाँ ना बोलो भाई, पीके भी ज्यादा बेसिसिटी कम। समझ रहे हो मेरी बात को, लेकिन वहां स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का सवाल नहीं देगा। यही सवाल है, टोटल 6 पैटर्न का सवाल आपके सामने निकल के आ सकता है कि पहला के से रिलेट करके पूछे, पीके से रिलेट करके पूछे, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन से रिलेट करके पूछे, उसके लिए माइनस आई माइनस एच माइनस एम पता होना चाहिए। अब देखो माइनस आई कौन कौन से होते हैं, तो माइनस आई आपके अगर आप देखोगे उठा के कौन से है, NF3 प्लस है, NR3 प्लस है, NH3 प्लस है, NO2 प्लस है, NO2 है, उसके बाद साइनाइड है, एल्डिहाइड है, फिर फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, और दारू का मजा ही कुछ और है, आइन एम बेंजीन, ये है टोटल। ठीक है, उधर चले जाओ, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, CO माइनस, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, CH3, ये सब प्लस आई लगाते हैं। प्लस एम और माइनस एम वाले कौन से होते हैं, तो जो इधर उधर का देख रहे हो प्लस एम, एक लाइन में याद रखना, प्लस एम हमेशा वही लगाएगा जिसके सर पे नेगेटिव चार्ज होगा या जिसके सर पे लोन पेयर होगा। जिसके सर पे नेगेटिव चार्ज होगा या जिसके सर पे लोन पेयर होगा वही प्लस एम लगाएगा। जिसके पास पोलर पाई बॉन्ड होगा या वेकेंट ऑर्बिटल होगा वो हमेशा माइनस एम लगाता है। दो ही चीज चेक करना होता है क्या। अच्छा ये कौन कर रहा है, करने दो, सुनो इधर। पहली चीज प्लस एम माइनस एम, प्लस एम कौन लगाएगा, प्लस देने की वजह से, देने के लिए आपके पास खुद होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर, और क्या देंगे केमिस्ट्री में, समझ रहे हो। अब इलेक्ट्रॉन पेयर के दो फॉर्मेट हो सकते हैं, या नेगेटिव चार्ज रखो या लोन पेयर। नेगेटिव, ऑल नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप शो प्लस एम,
ऑल वेकेंट ऑर्बिटल, या तो जिसके पास खाली कटोरा रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच सके, ले सके वापस, या तो खुद खाली कटोरा होना चाहिए, नहीं तो खाली कटोरा क्रिएट हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? खाली कटोरा मतलब मान लो तुम कॉलेज गए, दोस्त बनाए, उसमें एक सहेली बन गई तुम्हारी। अब मान लो एक पीजी है, मालिक कहता है 15,000 रुपया से नीचे नहीं देंगे, तुम्हारी औकात 10,000 रुपए की है, लेकिन दोस्ती तोड़ोगे थोड़ी तुम कहते हो कि ठीक है मैं एडजस्ट कर लूंगा। उसने बोला नहीं नहीं, एक काम करो, 14,000 वाला एक रूम खाली हो रहा है 15 दिन बाद, तो वो जैसे जैसे खाली होगा वैसे वैसे तुम शिफ्ट कर जाना। समझ रहे हो मेरी बात को? तुम्हारे पास रहने के लिए तो घर था, जरूरत क्या थी अभी 15 दिन पहले जाके शिफ्ट करने की? लेकिन उधर से वो धीरे धीरे खाली करेगा, इधर से तुम धीरे धीरे शिफ्ट होगे। आकर्षण कुछ तो है, खींच रहा है। वैसे ही पोलर ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे पास खाली ऑर्बिटल हो ही, अगर क्रिएट भी हो सकता है ना तो मैं -m लगाऊंगा। समझ रहे हो मेरे पास कि अगर क्रिएट भी हो सकता है तो मैं -m लगाऊंगा। कैसे सर? पोलर पाई बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड। अब पोलर पाई बॉन्ड में ये समझना, पाई बॉन्ड कैसा है? वीक बॉन्ड है, अभी है नहीं खाली कटोरा, लेकिन कोई अगर आके लात मारे तो वो टूट सकता है, खाली कटोरा ऑब्टेन किया जा सकता है, तो वो क्या लगाएगा? -m। इसीलिए जितने भी -m वाले होते हैं सब पोलर पाई बॉन्ड वाले होते हैं, और नहीं तो वेकेंट ऑर्बिटल वाले। वेकेंट ऑर्बिटल में कौन दिखाएगा? थर्ड पीरियड एलिमेंट, जिसके पास क्या है? वेकेंट। सेकेंड वाले के पास हलवा है बोरॉन के पास सिर्फ एक ही केस देता है। सल्फर को चिपका के बोलेगा देखो ये तो लोन पेयर भी दे रहा है और इसके पास वेकेंट, कहना -m +m दोनों लगाएगा। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो +m -m दोनों लगाते हैं। कौन से लगाएंगे? जो लोन पेयर दे भी रहे हैं और वेकेंट ऑर्बिटल के जरिए ले भी रहे हैं। समझ रहा हूं? फ्लोरीन, क्लोरीन, यस, लोन पेयर के जरिए देगा भी, अब वेकेंट ऑर्बिटल के जरिए लेगा भी, कहेगा दो वेकेंट ही है। यानी जितने थर्ड पीरियड वाले, सेकंड पीरियड वाले तो आ ही नहीं सकते हैं इस कैटेगरी में। तुमने हवा बना रखा, अगर याद रख रखा है तो। मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, तुम सेकंड वालों को पकड़ो, सेकंड वालों में एक बोरॉन है जिसके पास वेकेंट पी है, तो BH2+ का BH2 कभी भी जोड़ के दे दे तो बस ये मान लेना कि हाँ इसके पास वेकेंट पी है। बाकी नहीं तो आएगा क्लोरीन, आएगा सल्फर, आएगा फास्फोरस, आएगा, इन्हीं तीनों में से कोई एक आएगा। नहीं तो पोलर पाई बॉन्ड वाला आएगा, पोलर पाई बॉन्ड आएगा तो COO बॉन्ड चिपकाएगा बस। तो याद रखना, पोलर पाई बॉन्ड प्लस, जैसे बल्कि ग्रुप को कहा जाता है जितने ट्रायंगुलर ग्रुप हैं प्लस जितने अल्काइल ग्रुप हैं सब बल्कि ग्रुप हैं, बस यही याद रखना है। वैसे ही याद रखना, जितने नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं रिंग को वो सब +m लगाते हैं, सब +m लाइन से लगाएंगे +m। कुछ मत चेक करो, कोई बोले +m लगाएगा -m, कहना लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के साथ 1 लोन पेयर रखता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ 2 लोन पेयर रखता है, हेलोजन 1 बॉन्ड के साथ 3 लोन पेयर रखता है। बस यही तो याद रखना है। अगर औकात से ज्यादा बॉन्ड बना ले तो सर पे एक चार्ज आएगा, दुनिया वाले कहेंगे फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, क्योंकि उसने औकात से ज्यादा ऑलरेडी बॉन्ड बना लिया। यही बात, कहानी घूम फिर के उसी के इर्द गिर्द रह जाती, उसी के इर्द गिर्द बार बार रह जाती। समझ रहा हूं मेरी बात को? फिर से सुनना मेरी बात को, मैंने क्या बोला तुमसे कि ये देखो सवाल कैसे कैसे पूछेगा। अब आ जाओ इस पे पहले वापस। बेटा देखो, अभी किसी और पॉइंट पे मत ले जाओ, मेरे दिमाग में एक सीक्वेंस चल रहा है, उस सीक्वेंस को पहले एक बार कंप्लीट हो जाने दो, फिर आराम से आप पूछ लेना, मैं दे दूंगा आंसर। आप जो आंसर दे रहे हो अभी उसी का इसके बाद जिक्र करूंगा मैं, कंपैरिजन ऑफ इंडक्टिव एंड रेजोनेंस जब जिक्र करूंगा मैं बताऊंगा। अभी मुझे बोल लेने दो लाइन से वो सारी बातें जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। पहले इधर देखो, एसिडिटी, HA एक एसिड है, पहले ढंग से देखो, HA एक एसिड है, टूटेगा तो क्या बनेगा? H+ और A-। ज्यादा से ज्यादा कब टूटेगा? जब उसको पता चलेगा कंटेनर में कोई उसको स्टेबलाइज करने वाला है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो वो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा तो एसिड जानबूझ के टूटेगा। क्यों टूटेगा? कि अरे मैं तो एनायन बन के स्टेबल हूं, मैं तो टूट टूट के एनायन बनूंगा। लेकिन उस गधे को ये नहीं मालूम है कि एनायन बनने के चक्कर में तू H+ की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, और H+ की कंसंट्रेशन बढ़ना मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ना। इसीलिए कहा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा हुआ। पहला पैटर्न क्या बोला जाता है? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा हुआ। क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा। मान लो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा कब ज्यादा होगा? -I रहे, -H रहे, -M रहे। और कब कम होगा बताना जरा? +I रहे, +H रहे, या फिर क्या रहे? +M रहे। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ी तो क्या बढ़ा है नेट? H+ की कंसंट्रेशन। क्या बढ़ी बोलो जल्दी? H+ की कंसंट्रेशन। और H+ की कंसंट्रेशन बढ़ी तो क्या बढ़ा बोलो जल्दी? एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर मान लो H+ जब तक टूटेगा नहीं तब तक H+ और A- बढ़ेगा नहीं, है ना? यानी कि H+ और A- बन गया मतलब एसिड टूट गया, एसिड टूट गया मतलब K ज्यादा। जितना ज्यादा K होगा एसिड उतना ज्यादा टूटेगा,
H प्लस की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा आएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा फिर से हो जाएगा। तो फिर से यहां पे भी क्या चेक करना है, बोलो जल्दी, H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी, बोलो जल्दी, ज्यादा। H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, फिर से ज्यादा। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या करता है, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन से रिलेटेड पूछ देता है। चौथी बात वो आपसे कैसा पूछता है कि देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। तो ऐसे ही बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके बी। बस ये बेसिक स्ट्रेंथ। दूसरा बेसिक स्ट्रेंथ का लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पे पूछेगा कि लोकलाइज्ड साइट इज बेस्ट फॉर प्रोटोनेशन, हेंस प्रोटोनेशन इंक्रीजेस व्हाट, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की बेसिसिटी ज्यादा आती है कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड के। किसके कंपैरिजन में ज्यादा आती है, डीलोकलाइज्ड। तो ये हो गया 10वां पॉइंट, ये हो गया 10वां पॉइंट, ठीक है। ये कौन सा हो गया, 10वां। कहा, अच्छा पीकेबी, सॉरी यहाँ पे, हाँ ये हो गया पीकेबी, ठीक है। ये हो गया क्या आपका, पीकेबी इज डायरेक्टली लोकलाइज साइट इज बेस्ट फॉर प्रोटोनेशन। ये बात याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन अभी 2 साल पहले ही पूछा था, लोकलाइज साइट इज बेस्ट फॉर प्रोटोनेशन। ये यहां तक की बात अगर आपको क्लियर है तो हम आगे चलें। क्या ये बात क्लियर है? अब सुनना जरा गौर से। मेसोमेरिक जनरली हमको लगता क्या है कि मैंने क्या बोला, मैंने कहा जितने नेगेटिव या फिर लोन पेयर डोनेटिंग स्पेसीज हैं, जितने नेगेटिव या लोन पेयर डोनेटिंग स्पेसीज हैं, क्या बोला मैंने, जितने नेगेटिव या लोन पेयर डोनेटिंग स्पेसीज हैं वो सब के सब क्या लगाएंगे, बोलो जल्दी, प्लस है। देने वाला प्लस है, देने के लिए होना चाहिए क्या, लोन पेयर या नेगेटिव। लोन पेयर हुआ न्यूट्रल, नेगेटिव हुआ तो क्या हो गया, एनाइनिक। अरे हाँ ना बोलो भाई। इनऑर्गेनिक की दुनिया में आपको लिगेंड कहा जाता है, ऑर्गेनिक की दुनिया में आपको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है, जीओसी की दुनिया में आपको कहा जाता है प्लस एम ग्रुप है। अरे हाँ ना बोलो भाई, बात एक ही है। अच्छा उसके बाद से अगर मैं बात करूं 12वां पॉइंट, जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, वेकेंट, वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, या फिर वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल पोलर पाई बॉन्ड, वाई, क्योंकि पाई बॉन्ड कैसा होता है, वीक बॉन्ड। अगर उसको तोड़ दिया गया, मान लो जैसे कार्बन है, कार्बन है, ये देखो कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल ही नहीं क्या होता है, नामुमकिन होता है। अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर मैंने इसको किसके साथ ट्रीट किया, आरएमजीएक्स के साथ। केमिस्ट्री की दुनिया में आरएमजीएक्स का काम क्या है, चूहा जनरेट करना। आर माइनस, आर माइनस क्या करेगा, कहेगा एंटी बॉन्डिंग में जाके लात मारेगा। जैसे ही लात मारेगा कार्बन हाइड्रोजन कहेगा मेरी तरफ देखो भी मत, लात टूट जाएगी, बॉन्ड नहीं टूटने वाला हमारा। समझ रहे हो, बहुत तगड़ा बॉन्ड होता है भाई। नहीं पता है तुमको, नामी से नामी न्यूक्लियोफाइल का अल्केन के साथ रिएक्शन करा के देख लिया आपने, घंटा नहीं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मिला, ना ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिला, केवल मिला तो फ्री रेडिकल रिएक्शन मिले। कौन कौन सी, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल जनरेट करने के टोटल 4 मेथड एनसीईआरटी ने बताया आपको, मेटल, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फ्रैक्लेंट रिएक्शन। तुमको दूसरा तरीका बताया, करंट यूज कर लो, कोल्बे बोल्बे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अरे हाँ ना बोलो भाई। तीसरा मेथड कौन सा आपको बताया, फोटोन। आयोडीनेशन करा नहीं सकते, फ्लोरिनेशन तुम्हारी औकात नहीं है, बच्चे क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन में अच्छा कौन सा होता है, ब्रोमिनेशन। और चौथा मेथड कौन सा दिया गया, H2O2 की प्रेजेंस में परऑक्साइड इफेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात को, खराश इफेक्ट भी कहते हैं, मायो इफेक्ट भी कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर साल एक सवाल वहां से बनता ही बनता है, मतलब ऑलमोस्ट एक 2 साल बीच में छोड़ दो तो उस पर सवाल बनता ही बनता है। 4 मेथड होते हैं टोटल जनरेट करने के लिए। इसीलिए अल्केन की जितनी रिएक्शन है कभी भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के मैकेनिज्म से होकर गुजरती ही नहीं है। क्यों पढ़ते हो आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, क्यों पढ़ते हो आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्कोहल फिनॉल या एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, क्यों नहीं पढ़ते हो अल्केन के अंदर कभी भी एडिशन रिएक्शन, क्यों नहीं पढ़ते हो कभी भी अल्केन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्यों नहीं पढ़ते हो अल्केन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्यों? क्योंकि नामी से नामी न्यूक्लियोफाइल, नामी से नामी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करा के देखी भाई साहब, रिएक्शन ही नहीं करते, बहुत जिद्दी होते हैं। आर माइनस एक न्यूक्लियोफाइल बन के जाएगा, लात मारने की कोशिश करेगा, पहले केस में बॉन्ड टूटेगा, लात टूटेगी, बॉन्ड नहीं टूटेगा, लात टूटेगी, बॉन्ड नहीं टूटेगा, लेकिन ये क्या है, पोलर पाई बॉन्ड। और जैसे ही यहां पे अटैक करेगा, यहां पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जैसे ही बॉन्ड टूटा भाई साहब भयानक गुस्से में, अबे किसकी औकात हुई जो छेड़े दिलेर को गर्दिश में घेर लेते हैं, कुत्ते भी शेर को। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सी डबल ओ बॉन्ड केमिस्ट्री की दुनिया का मोस्ट स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल बॉन्ड माना जाता है दोस्त। क्यों माना जाता है, मुंह तो हिला दिए, बोलो। हाँ, काहे माना जाता है, क्यों माना जाता है और कहां पढ़ा जाता है? इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि टॉटोमेरिज्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। दूसरी चीज कि संसार में अगर देखा जाए तो मोस्ट जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, बेहतर जैसा होता है, तो बहुत बेहतरीन है ये क्या, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल बॉन्ड। क्यों?
कोवेलेंट के साथ साथ सम एक्स्ट्रा आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। दैट इज द रीजन सी डबल ओ बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान सबके बस बात नहीं होती है। सी डबल ओ बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में लात मारेगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन को भयानक वाला गुस्सा आएगा कि कौन है जो हमारे बॉन्ड को तोड़ दिया। बोलता है आजू में मत देखो मालिक, ना बाजू में देखो, नीचे को लटका हुआ है उसको देखो। समझ रहे हो? इतनी देर में क्या होता है, तुमको दूसरा रिएजेंट डाल देगा इतनी देर में, जब तक तुम नीचे देखोगे तो H3O+ डाल देगा और वहां ले जाकर चिपका देना क्या, अल्कोहल। क्या चिपका देना, अल्कोहल। समझे बात को? तो यहां वेकेंट ऑर्बिटल था नहीं, कहां था वेकेंट ऑर्बिटल का, कार्बन 4 बॉन्ड बना के सेट था अपना जीवन के अंदर, आया न्यूक्लियोफाइल, वेकेंट ऑर्बिटल खाली हो गया। होता नहीं है, किया जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो भी आप क्या लगा रहे हो, तो आप -m लगा रहे हो। हाँ, इनके पास खाली कटोरा थोड़ी होता है कि न्यूक्लियोफाइल भेज दिया कि जाओ जाओ तुम इलेक्ट्रॉन देके आओ, वो तो क्रिएट करवा रहे हो ना। तो हर वो स्पीसीज केमिस्ट्री की दुनिया में जिसके पास खाली ऑर्बिटल है वो तो कहेगी -m लगाएंगे, नहीं, जो क्रिएट भी कर सकती है ना वो भी कहेगी -m लगाएंगे। और वो कौन होती है, केवल पोलर पाई बॉन्ड होते हैं। इसीलिए आपको एल्डिहाइड देगा, इसीलिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, इसीलिए आपको कीटोन देगा, इसीलिए आपको एनहाइड्राइड देगा, इसीलिए आपको अमाइड देगा। सी डबल ओ बॉन्ड सब में चिपकाया रहेगा। समझ रहे हो? इसीलिए वो -m लगाते हैं। बस एक केस याद रखो, सी डबल ओ बॉन्ड। समझ रहे हो? H3O+ काहे डालते हैं RMGX के अंदर, नहीं डालोगे तो लात मार के वापस भगा देगा। कैसे भगा देगा सर, कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना आसान है इतना? अबे यही तो समझाया था अल्केन को। सर ये लात मार के वापस क्यों नहीं निकाल देता इसको, जब थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है तो बनना चाहेगा ना। अबे लात मारेगा तो लात टूटेगी, बॉन्ड नहीं टूटेगा। क्यों? अल्केन है, जिद्दी है, कहता है करेंगे ही नहीं रिएक्शन। बताओ क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहा जाता है अल्केन में कभी तुम नहीं पढ़ोगे। तुम जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हो, एडिशन, क्यों 12th में जाके पढ़ रहे हो, 11th में क्या नहीं पढ़ रहे हो? कि अल्केन अल्कीन अल्काइन में क्या पढ़ोगे, बंडा। अल्कीन और अल्काइन में क्या पढ़ते हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। जैसे भाई साहब बोले थे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल अगर डबल बॉन्ड पे अटैक कर रहा है तो इलेक्ट्रो प्लस ई इफेक्ट लगा रहा है। हर वो स्पीसीज जो मतलब जा रही है, मांग रही है, दे दे राम दिला दे राम, देने वाले सीताराम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, भगवान तेरे को 10 इलेक्ट्रॉन देगा रे बाबा। अल्कीन से जाके जो मांग रहा है वो प्लस ही लगा रहा है, और जो दे रहा है वो माइनस ही के नाम पे CN- लिख रखा है। समझ रहे हो मेरी बात को? और लेने के नाम पे क्या बना रखा है वहां पे, H+ या फिर किसी और को भेज रखा है। बस इतना ही है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। वो जितना अल्कीन पे रिएक्शन पढ़े हो ना आज तक, पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल को करा के पढ़े तो प्लस ई इफेक्ट पढ़े हो तुम। केटायन तुमने जनरेट किया तो समझ जाना तुमने प्लस ई पढ़ा, और तुमने एनायन जनरेट किया समझ जाना -ई जनरेट किया। क्योंकि पढ़ते तो तुम 3 चीज जनरेट करते हो, क्या क्या, फ्री रेडिकल पेरोक्साइड के अंदर सीपीएम केटायन जनरेट करोगे, सीपीएम केटायन नहीं सॉरी, नॉन क्लासिकल केटायन जनरेट करोगे। याद आया कहां पे, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, याद आता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या हाथ बनता है, 4MCTS बनता है। क्या बनता है, MC, आगे भी बोल, TS, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। समझ रहा हूं मेरी बात को? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन रिएक्शन, OMDM पढ़ते हो, Ag2O के साथ रिएक्शन पढ़ते हो, सब में क्या बनाते हो, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनाते हो। कब, जब कार्बन पे डायरेक्ट केटायन ना जनरेट हो तो नॉन क्लासिकल जनरेट होता है। तो बहुत तरह के मैकेनिज्म है, खैर उस पे नहीं जाते हैं। कहां हम थे, हाँ इस पे थे, RMGX कि सर ये वापस लात मार के क्यों नहीं निकाल पा रहा है, निकाल दे। कार्बन कार्बन बॉन्ड इतना स्टेबल बॉन्ड है कि उसको कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नामी से नामी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करा के साइंटिस्ट लोग थे वो गुजर गए, वो तो निकाल नहीं पाए। तुम चले हो निकालने के लिए, जिसको ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट सही से बनाना ना आता हो। समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए H3O+ डालते हो और अल्कोहल में कन्वर्ट करते हो। बहुत नॉर्मल सी रिएक्शन है। एनीवे, मैंने कहने का मतलब क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल अगर रहेगा तो तुम ले सकते हो, नहीं रहे क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट कब होगा, पोलर पाई बॉन्ड। बस अपने दिमाग में एक ही बात रखना और यही तुम्हारा सवाल सॉल्व कराएगी। तो याद रखना, जितने लोन पेयर कंटेनिंग स्पेसीज होते हैं, क्या होते हैं, लोन पेयर कंटेनिंग स्पेसीज। जितने भी लोन पेयर कंटेनिंग स्पेसीज होते हैं या जितने भी नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पेसीज होते हैं और वो रिंग से अगर जुड़े हुए हैं तो याद रखिए वो क्या लगाएंगे, हमेशा +m। ठीक है, अगर वो किसको डोनेट कर सकते हैं, रिंग, किसके लिए, रिंग, तभी +m या -m की बात करते हैं। किसी के केस में मत लगा देना, ठीक है। डबल बॉन्ड कहीं हो, वहां पे दे रहे हो इलेक्ट्रॉन, तब जाके कहना कि हाँ मतलब। वैसे CH3OH सर क्या लगाएगा, +m, किसके साथ,
सर हमने तो सीखा है कि सर OH रहेगा तो प्लस है। किसके साथ, किसके साथ? नहीं बेटा नहीं, रेजोनेंस जब तक रेजोनेंस चला, कहां चल कहां रहे रेजोनेंस, हाँ रेजोनेंस दिख रहा है क्या तुमको, कहीं दिख रहा है? नहीं, तो याद रखना आधे लोग इसी में मारने लग जाते हैं। इसमें तो तुम सिर्फ क्या लगा सकते हो, ये लगा सकते हो माइनस आई, ये लगा सकते हो प्लस आई, जो सवाल है नहीं पूछेगा। इधर देखो CH अगर ऐसे दे दे तो अब बताओ क्या लगाएगा, तो ये देखो अब बताओ क्या लगाएगा बेटा, प्लस एम या माइनस एम? अभी भी कुछ नहीं लगाएगा, डबल सिंगल सिंगल, समझे मेरी बात? अगर वो तुमको दे दे CH2 डबल बॉन्ड CH, अब दे दे, अब बताओ पूछे ये क्या लगाएगा, क्या ना प्लस एम। जब तक रेजोनेंस चले ना, ऐसी ऑर्थो पैरा मेटा, लोग रिंग देखने बौखला जाते हैं तुरंत, आए सर ऑर्थो सर मेटा सर पेटा। अबे ऑर्थो मेटा पैरा तब कहता है जब ऊपर कोई ग्रुप जुड़ा रहे गोचू, उससे पहले ऑर्थो मेटा पैरा मत कह देना, ये बहुत अच्छे अच्छे लोगों का डाउट होता है। बेंजीन रिंग सर ऑर्थो है सर मेटा है सर, अबे कैसे ऑर्थो मेटा पैरा, पोजीशंस है भाई। शीला आंटी क्या है बताना केमिस्ट्री की दुनिया में? हाँ क्या है, क्या है? हाँ और ज्ञान दो ज्ञान दो। सिन और एंटी केवल और केवल केमिस्ट्री की दुनिया में मैकेनिज्म्स होते हैं। सिन और एंटी केवल और केवल मैकेनिज्म होते हैं। दोनों सेम साइड से OH जुड़ा सिन, अपोजिट साइड से जुड़ा एंटी। अब सिन और एंटी कब लगता है? अगर दुनिया में किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर हो गया ना भाई, तो ये मान लेना एंटी लगेगा, सिन नहीं लग सकता। if electrophile have lone pair then reaction proceed with anti mechanism। तो तुम रटते रहते हो इसका सिन प्रोडक्ट, इसका नहीं रटना है। सिन और एंटी केमिस्ट्री की दुनिया में महज और महज केवल मैकेनिज्म है। अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है तो मैकेनिज्म सिन नहीं लगेगी, तब मैकेनिज्म क्या लगेगी, एंटी। और अगर लोन पेयर नहीं है तो मैकेनिज्म क्या लग सकती है, सिन। सिन वहीं लगेगा जहां इलेक्ट्रोफाइल पे लोन पेयर नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर आ गया मतलब मैकेनिज्म क्या लगेगी, एंटी। तो सिन और एंटी केवल और केवल क्या होते हैं, मैकेनिज्म। पूछ के ट्राई मार लेना, नहीं पता होता है जनरली। और ये सारी बातें, ये छोटी छोटी बातें हैं, पकड़ लो तो OH सेम साइड से जोड़ू या अपोजिट साइड से, आधा सवाल तुम्हारा वहीं पे हो जाएगा। X2 प्लस अगर ऑब्वियस है, तुम अगर X प्लस कहीं बन रहा है तो लोन पेयर है, लोन पेयर है मतलब प्रोडक्ट अपोजिट साइड से जोड़ो, एंटी प्रोडक्ट ही बनेगा भाई, सिन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो आपको बस पता, इलेक्ट्रोफाइल हैव लोन पेयर देन रिएक्शन प्रोसीड विथ एंटी मैकेनिज्म। If electrophile don't have lone pair, then reaction proceed with syn mechanism। क्या ये बात समझ में आई? अब तुम लोग का ओवरडोज हो रहा है ना, खाना वाना नहीं खा के आए थे ना? हाँ खाए हो, खाए हो तब क्या दिक्कत है, तब तो कौन? नहीं मैं फ्रूट्स वगैरह खा के आ गया भाई। क्या करोगे, एक दिन नहीं खाओगे मर थोड़ी जाओगे। इधर आओ, ये देखो, इधर देखो इधर देखो, इधर देखो ना। अरे भाई हमको भी भूख लगी हुई है यार क्या खाया था पूरे दिन भर में कॉन्टिन्यूस, तब से बोल रहा हूं मैं, 1 ग्लास जूस। अब वो भी मतलब क्या चाहते क्या हो? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं खाएंगे, अब तुम्हारे सामने 8 बजे तक बैठे रहते हैं, 8 बजे तक हमको भूख नहीं लगेगी। इधर आओ, वेकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग, लिखो, सिन और एंटी केवल और केवल मैकेनिज्म होते हैं। लिखा, मुंह का देखा था हमार। सिन और एंटी केवल और केवल मैकेनिज्म होते हैं। सिन और एंटी केवल और केवल मैकेनिज्म होते हैं। दूसरी लाइन लिखो, इफ इलेक्ट्रोफाइल हैव लोन पेयर, इफ इलेक्ट्रोफाइल हैव लोन पेयर, if electrophile have lone pair then reaction proceed with। तुम लोगों को ये सब आता है? अरे नहीं, तुम लोगों को अचीवर वालों, तो जाओ फिर, जाओ तुम लोग, जाओ जाओ जाओ, गधों भीड़ में बैठ के करोगे क्या? नहीं सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ, जाओ, मजाक नहीं। हाँ भाई जाओ, आता है, जाओ 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 भाई। लिखो, if electrophile have lone pair then reaction proceed with। भाई सब तुम जाने लायक काम नहीं करते हो, नंबर लेके आओ फिर जाना, बाकी सारे लोग जाओ, वैसे चले जाओ आज, लेकिन तुमको हम बता दिए, बेइज्जत कर दिए जाते जाते।
ये बेइज्जती अपने ही ग्रुप में रहेगी, इधर नहीं पता है। ये लोग क्या हंसेंगे, तुम पे हंसेंगे ये लोग, इनका 350 नंबर नहीं आता है बे, छोड़ो। उसकी बेइज्जती इसलिए कर रहा हूँ कहे कि वो 600 580 नंबर ले आता है अच्छे टेस्ट में, जिस टेस्ट में तुम लोग 250 नंबर भी ना ले आओ। हाँ जाओ जल्दी जाओ कि अभी बैठे रहोगे। और कौन अचीवर वाला बनना चाहता है बेटा? और कौन है अचीवर्स का इस बैच में? करो एक बार हाथ उठाओ, मजा आएगा। विकास, ए विकेश, गंदी बातें मत करना उनके साथ। चलो चलो ठीक है, अब सुन लो। इनको इसलिए जाने दिया कहे कि वो 600 प्लस वाले हैं सबके सब, मतलब वो यहाँ के टेस्ट में नहीं, अदर टेस्ट में 600 के ऊपर लेके आते हैं, इसलिए उनको जाने दिया। आप लोग कहे बैठा रखा है, हम पे क्यों जुल्म कर रहे हो? बेटा तुमको नहीं आता है, तुम 450 नंबर वाले हो, 500 नंबर वाले हो, 550 बहुत ज्यादा इक्का दुक्का का आ जाता होगा तो आ जाता होगा, वो समझ रहा है मैं किसको बोल रहा हूँ, वो भी जान रहा है बेचारा। बाकी सब कितने वाले हो? 500 से नीचे वाले। सुनो बैठ के यहाँ पे गधा की तरह। नेगेटिव चार्ज लोन पेयर जो डोनेट करेगा वो क्या बताएगा, बोलो जल्दी? हमेशा वो प्लस एम लगाएगा। और जो कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल रखे हुए है या फिर अपने पास क्या रखा हुआ है, बोलो जल्दी? पोलर पाई बॉन्ड। क्या रखा हुआ है? पोलर पाई बॉन्ड। वो क्या लगाएगा? हमेशा माइनस एम। क्या लगाएगा? माइनस एम। ये हमेशा लगाएगा माइनस एम। ये क्या लगाएगा? माइनस एम। फॉर एग्जाम्पल आ जाओ, खूब सारे एग्जाम्पल मैं तुमको यहाँ पे देके करा देता हूँ। खूब सारे एग्जाम्पल में ये देखो, मान लो अगर मेरे सामने क्या आ गया, मान लो ये रिंग है, रिंग के पास क्या मैंने जोड़ दिया? OH। क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? अब बताओ ये क्या लगाएगा? क्या लगाएगा? प्लस एम। मान लो मैंने तुमसे कहा यहां पे जोड़ दिया मैंने OR। क्या जोड़ दिया? OR। OR मतलब लोन पेयर है, क्या लगाएगा? बताओ। NH2 जोड़ दिया, अब बताओ क्या लगाएगा? अच्छा एक बात बताओ, NH माइनस जोड़ दिया, अब बताओ क्या लगाएगा? अगर मान लो CH2 माइनस लगा दिया, अब क्या लगाएगा? मतलब ऑल नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर कंटेनिंग स्पेसीज ग्रुप पे क्या लगाते हैं? प्लस है। क्या लगाते हैं भाई? क्या लगाते हैं? अच्छा चलो, अब मुझे बताना ये सब के सब क्या थे, बोलो जल्दी? प्लस है। ठीक है, घर जाके अब चेक कर लेना, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज बस। अब देखो यहां पे मान लो BH2 जोड़ देता है। क्या जोड़ देता है? BH2। क्या बोरॉन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल होता है या नहीं होता है? क्या लगाएगा अब? माइनस एम। या तो खाली कटोरा हो या क्रिएट किया जा सके। कहां कहां क्रिएट किया जा सकता है? BH2 के पास होता है। अगर मान लो PS3 जोड़ के दे देता है, तो अब बताओ मुझे, खाली कटोरा होता है? अरे हाँ ना बोलो भाई। तो ये क्या लगाएगा? माइनस एम। अरे हाँ ना बोलो भाई। अच्छा चलो एक काम करो, यहां पे हमको क्या चिपका दिया? C डबल बॉन्ड O। यहां OH ले लिया, अब बताओ लगाएगा? से जुड़ा हुआ है पोलर पाई बॉन्ड, अब बताओ क्या लगाएगा? ये माइनस एम। पोलर पाई बॉन्ड है ना भाई, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 पोलर पाई बॉन्ड। अरे हाँ ना बोलो भाई। यहां पे क्या जोड़ दिया? NH2 जोड़ दिया अमाइड, वो भी क्या लगाएगा? माइनस एम। यहां पे क्या जोड़ दिया? OCOCH3, तो भी क्या लगाएगा? रिंग से तो पोलर पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है ना मित्र। अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर मान लो तुमको क्या दे देता है कि सल्फर मैं जोड़ देता हूं रिंग से, यहां पे क्या जोड़ देता हूं? सल्फर। और ये रहा डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, क्या पोलर पाई बॉन्ड है या नहीं है? बस पोलर पाई बॉन्ड पता करना है। क्या देखो? ईएन इसका देखो, ईएन उसका देखो, दोनों का ईएन में अगर डिफरेंस आ गया मतलब वो क्या है? पोलर पाई बॉन्ड। तो संसार के सारे पोलर पाई बॉन्ड और वेकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग ग्रुप क्या लगाते हैं? माइनस एम। संसार के सारे नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप क्या लगाते हैं? प्लस एम। चेक करते जाओ, खेलते जाओ, खूब खूब खेलते जाओ। ये मैंने लिख दिया है। क्या लिख दिया है भाई? क्या लिख दिया है कि ये देखो लिख दिया है, ये कहां गया बे? ये रहा। नेगेटिव चार्ज लोन पेयर डोनेटिंग स्पीसीज प्लस एम, वेकेंट ऑर्बिटल पोलर पाई बॉन्ड क्या लगाता है? माइनस एम। ये बात समझ में आई? माइनस एम किसकी स्टेबिलिटी बढ़ाता है? एनायन। प्लस एम किसकी स्टेबिलिटी बढ़ाता है? केटायन। चलो आज यहीं पे मैं छोड़ रहा हूं। कितने बजे तक की अपनी क्लास थी? 3 बजे तक ना। चलो आज मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं। हाँ अभी ये पूरा हुआ नहीं है, इसको नोट कर लेना तुम। ज्यादा नहीं, 8 पॉइंट और पढ़ाना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा एग्जाम से पहले। जितने मैं रिवीजन सेशन लूंगा, देखो आज का प्रोडक्टिव फायदा 2 चीजों में होगा। मैं बता दूं किस बच्चे को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। जिसने शुरू से लेके एंड तक मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिसके दिमाग में एकदम सेट हो गया है,
वो फायदे में रहने वाला बच्चा है। दूसरा बच्चा जिसने ये 12 के 12 पॉइंट आज नोट करके जो ले जा रहा है और अगले टर्न पे याद करके आने का वादा करता है। जब तुम अगले टर्न पे याद करके आओगे, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं बेईमानी नहीं करूंगा, ना तो मेरा सिलेबस काटना ऑनलाइन में वो है, ना तो ऑफलाइन में वो है, ठीक है। तो मैं दोनों जगह सिलेबस नहीं कट करता। जीओसी पूरा नहीं हुआ है दोस्त, जीओसी के अंदर क्वेश्चंस हैं, कराने हैं। चूंकि आज आप लोग डेड हो चुके हैं, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, इतने 12 पॉइंट के साथ छोड़ रहा हूं। अगली क्लास 20 मार्च को है, ठीक है। एक 10 मार्च को है, एक 20 मार्च को है, एक 27 मार्च को है और एक 4 अप्रैल को है। हाँ, हम ह्यूमन है, ठीक है, रोबोट नहीं है कि ऑनलाइन में ले जा खड़ा कर दो बको सर, ठीक है। अब फिर ऑफलाइन में ले आओ खड़ा कर दो, फिर कल, अभी कल रिवीजन है, उधर भी कल इनऑर्गेनिक में रिवीजन है। तो देखो मैं तुमको एक बात बता दे रहा हूं, तुम एक बैच पढ़ते हो, मैं एक साल में 20 बैच पढ़ाता हूं, तो तुमसे बहुत ज्यादा मैं तजुर्बा रखता हूं कि भाई यही सटीक है, यही पूछा जाएगा। क्लास अटेंड करोगे, तुम्हारा ही बेनिफिट होगा, मेरा कोई बेनिफिट नहीं होगा। पेपर दे के आओगे, लगता सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हा? नहीं, अब वो चीज अगले टर्न पे आओ तुम, मैं सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। टेक्निकली रटना नहीं पड़ेगा, मैं 20 पॉइंट दूंगा, 20 पॉइंट से ज्यादा मैं जीओसी में नहीं दूंगा। हा? नहीं, इतना भी खलियर नहीं है। देखो मैं अभी लेके चल रहा हूं जीओसी हाइड्रोकार्बन, अगला चैप्टर हाइड्रोकार्बन मैंने 20 मार्च दे रखा है, उसके अगला मैंने दे रखा है केमिकल बॉन्डिंग, उसके अगला दे रखा है कोऑर्डिनेशन। अभी देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स और अमीन्स उसमें कहां एडजस्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा ये पढ़ाने वाले चैप्टर्स नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि मेरा वो रिवाइज करा दो, जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हल्का है, अमीन्स हल्का है, उधर बायोमोलिक्यूल्स हल्का है, तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह थोड़ी बहुत हल्की होती है, थोड़ी बहुत क्या पूरी नील बटा सन्नाटा होती है लगभग, जिसमें सॉल्युबिलिटी पूछ लेता है हर एक चैप्टर में जो दी गई है। तो वो सारी बातें, तो वो सब एक जगह अपन इकट्ठा करके कैसे याद रख सकते हैं उसकी कोशिश करेंगे। बस मेरा मेन मुद्दा ये है, क्लास मत छोड़िएगा। अभी 12 पॉइंट लिखवा है, इसको लिख के लेके जाइए। 8 पॉइंट और लिखवाऊंगा या 10 पॉइंट और लिखवाऊंगा, 20 पॉइंट 22 पॉइंट के बाद सवाल कराऊंगा, कम से कम 100 सवाल। 100 सवाल में लगा के देख लीजिएगा, इन्हीं 22 में पॉइंट में से कुछ हो रहा है। उसके अलावा डाउट टाइमिंग जो आपको मैसेज की जाएंगी, वो डाउट टाइमिंग आप लोग देख लीजिएगा, उस टाइम पे आ सकते हैं आप, अपना डाउट लेके मेरे साथ बैठ के सवाल सॉल्व कर सकते हैं एंटायर केमिस्ट्री से, ठीक है। तो इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और पढ़ाई में